नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश कुमार और आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 का चैप्टर 7 मोशन। मोशन से क्या मतलब है? मोशन से मतलब ये है कि जैसे कोई गाड़ी चल रही है, आप चल रहे हो, मैं चल रहा हूं, ट्रक चल रहा है, बस चल रही है, ये सब किस में है? मोशन की कंडीशन में है। अगर डेफिनेशन इसकी देखें हम, तो जो कोई ऑब्जेक्ट है उसकी जो है पोजीशन चेंज होती है टाइम के साथ। टाइम हमेशा चलता रहता है, टाइम कभी रुकता ही है ही नहीं। तो टाइम के साथ अगर किसी चीज की, किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज होती है तो हम बोलेंगे कि ये मोशन में है। जैसे कोई साइकिल चल रही है, ट्रेन चल रही है, आप चल रहे हो, मैं चल रहा हूँ, टाइम कभी रुकता है नहीं। रेस्ट से मतलब क्या है? अगर किसी ऑब्जेक्ट की जो है पोजीशन चेंज नहीं होती है तो हम बोलेंगे कि भैया फलाना ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट में है। जैसे कि कोई बुक है, वो टेबल पे रखी हुई है, ये भाई साहब जो है बेंच पे बैठे हुए हैं, ये रेस्ट में है। ये भाई साहब चल रहे हैं, ये मोशन में है। आगे बात समझ में? मोशन ठीक है। नेक्स्ट है आपका रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट का यूज कैसे किया जाता है? रेफरेंस पॉइंट क्या होता है? रेफरेंस पॉइंट जो है एक फिक्स पॉइंट होता है जिसका यूज हम पोजीशन या मोशन को दिखाने में करते हैं किसी ऑब्जेक्ट की। तो ये जैसे गाड़ी खड़ी हुई है, इसको मान लिया हमने यहाँ पे कोई रेफरेंस पॉइंट है। ठीक है, तो ये क्या कहेंगे कि गाड़ी खड़ी हुई है तो रेस्ट में है। इस रेफरेंस पॉइंट से ये गाड़ी रेस्ट में है। चलने लगेगी तो इस रेफरेंस पॉइंट से मोशन में है। मान लो कोई दूर दूर आदमी खड़ा है, मान लो हमने रेफरेंस पॉइंट माना दूर, माना कहीं पे, तो इस दूर खड़े आदमी के हिसाब से ये गाड़ी क्या है? रेस्ट में है। ये गाड़ी चलने लगेगी तो इस आदमी के हिसाब से ये क्या है? मोशन में है। तो रेफरेंस पॉइंट वो फिक्स पॉइंट जहां से हम मोशन को या उसकी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को मेजर करते हैं, डिटरमाइन करते हैं, समझते हैं, है ना? तो ये होता है रेफरेंस पॉइंट। नेक्स्ट है आपका मोशन इज रिलेटिव। मोशन रिलेटिव होता है, मोशन के चाचा भतीजा होते हैं, ऐसा नहीं है। मोशन रिलेटिव होने से मतलब ये है कि अगर सेम टाइम पे कोई एक ऑब्जेक्ट जो है वो मोशन में भी हो सकता है और वही ऑब्जेक्ट उसी टाइम पे रेस्ट की कंडीशन में भी हो सकता है। समझने का फर्क है कैसे? क्या दोबारा समझना कि सेम टाइम पे कोई ऑब्जेक्ट जो है रेस्ट की कंडीशन में भी हो सकता है और वही ऑब्जेक्ट उसी टाइम पे जो है मोशन में भी हो सकता है। कैसे हो सकता है? कि जैसे आप ट्रेन में बैठे हो, ट्रेन चल रही है, आप डिब्बे में बैठे हो, आप भी बैठे हो, आपके पास में कोई पैसेंजर भी बैठा है, तो सामने वाले पैसेंजर के लिए आप किस कंडीशन में हो? रेस्ट की कंडीशन में हो। किस कंडीशन में हो? रेस्ट की कंडीशन में। आप चुपचाप बैठे हुए हो, समझना। और प्लेटफॉर्म पे कोई बाहर कोई आदमी बैठा हुआ है, उसके लिए ट्रेन भी चल रही है और आप भी चल रही हो। सेम टाइम पे ट्रेन भी चल रही है और आप भी चल रहे हो, यानी कि उस आदमी के लिए आप किस में हो? प्लेटफॉर्म पे बैठे हुए आदमी के लिए आप मोशन में हो, लेकिन आपके पास में बैठे हुए आदमी के लिए आप रेस्ट की कंडीशन में हो। तो इसलिए कहा जाता है कि मोशन जो है वो रिलेटिव होता है। आई बात समझ में? रिलेटिव होने से मतलब यही है कि मोशन जो है डिपेंड करता है। मोशन जो है डिपेंड करता है ऑब्जर्वर पे। ऑब्जर्वर कौन है? अगर आपको जो आपके साथ है तो वो रेस्ट में। कार के अंदर आप बैठे हो, कार चला रहा है आपका दोस्त, तो कार चला रहा है आपका दोस्त, उसके लिए वो आपके लिए रेस्ट में है, उसके लिए आप रेस्ट में हो। पर बाहर कोई खड़ा आदमी आपको देख रहा है, आपके दोस्त को देख रहा है, तो आप दोनों जो है किस में हो? मोशन में हो। तो ये होता है इसका मतलब, मोशन इज रिलेटिव का मतलब। ठीक है, ये भाई साहब जो है ट्रेन को देख रहे हैं कि भैया ये आदमी चल रहा है, लेकिन ट्रेन में बैठा हुआ आदमी आपको देख रहा है कि आप रेस्ट में हो। ठीक है, तो नेक्स्ट है आपका टाइप ऑफ मोशन। मोशन के जो है कितने टाइप होते हैं? मोशन के हमारे चैप्टर के हिसाब से तो हम दो टाइप पढ़ेंगे, वैसे जब आप 11th में पढ़ोगे तो और भी बहुत सारे टाइप पढ़ोगे। तो पहला है इसमें लीनियर मोशन, जिसको हम स्ट्रेट लाइन मोशन या रेक्टिलिनियर मोशन भी बोलते हैं। तो ज्यादातर हम क्या वर्ड यूज करेंगे? स्ट्रेट लाइन मोशन, जो सीधी लाइन में मोशन होता है। अब वो सीधी लाइन आगे हो सकती है, पीछे हो सकती है, आड़े हो सकती है, तिरछे हो सकती है, ऊपर हो सकती है, नीचे हो सकती है। हर जगह आप कैसी लाइन? सीधी लाइन बना सकते हो, पर घूमती हुई लाइन, कर्व बनाती हुई लाइन नहीं, है ना? सीधी लाइन। तो मोशन जो है ये, अगर मोशन जो है कोई स्ट्रेट लाइन में होता है तो उसको हम बोलेंगे स्ट्रेट लाइन मोशन। जैसे कार जो है वो सीधे रोड पे चल रही है, बॉल का गिरना, तो ये हो गया स्ट्रेट लाइन मोशन। नेक्स्ट है आपका सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट जो है किसी सर्कुलर पाथ पे किसी फिक्स पॉइंट पे जो है घूम रहा हो। समझना मेरी बात को। जैसे कि अर्थ है, अर्थ के चारों तरफ क्या है? मून घूम रहा है। तो ये अर्थ जो है एक तरह से फिक्स पॉइंट हो गया और इसके चारों ओर जो है मून है वो सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है। तो ये एक तरह का क्या हो गया? सर्कुलर मोशन हो गया। आपका सीलिंग फैन होता है, पंखा होता है ना, छत पे लगा हुआ पंखा, तो पंखा घूमता है, बीच में वो एक्सिस होता है, उस एक्सिस के चारों तरफ पंखा घूमता है। तो ये क्या हो गया? सर्कुलर मोशन हो गया। ठीक है, ये दो मोशन ही हमको पढ़ने हैं हमारी इस बुक में। नेक्स्ट है आपका फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटी से क्या मतलब है? फिजिकल क्वांटिटी से मतलब ये, जैसे मास, मास क्या होता है? मास क्या होता है? जैसे 5 kg ये मास है, 10 kg ये मास है, 10 ग्राम ये मास है, या 10 सेकंड टाइम जो है, 10 सेकंड, 20 सेकंड, 1 घंटा, 2 घंटा, तो ये सब चीजें क्या है? फिजिकल क्वांटिटीज है। बॉइलिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट है, सब क्या है? फिजिकल क्वांटिटीज है ना? तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जो होती है उसके पास एक तो वैल्यू होती है। जैसे मास के पास, जैसे मान लो 5 kg है, तो 5 जो है वैल्यू है। तो ये जो वैल्यू होती है इसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड, और इसके साथ में लगती है यूनिट। यूनिट की वजह से ही तो पता पड़ता है कि हमको ये कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है। यूनिट अगर सेकंड है तो पता चल जाएगा कि भैया ये टाइम है। ये कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है? अलग अलग क्वांटिटीज को डिटरमाइन करने के लिए, पता लगाने के लिए हम क्या यूज करते हैं? यूनिट यूज करते हैं। और जो वैल्यू होती है उस वैल्यू को बोला जाता है मैग्नीट्यूड। तो फिजिकल क्वांटिटी जो होती है, समझना मेरी बात को। आप जो अभी जो फिजिक्स पढ़ोगे 11th में, जो फिजिक्स पढ़ोगे, तो यहाँ पे ये बहुत जरूरी है।
फिजिकल क्वांटिटीज अब क्या अलग अलग हो चुकी हैं। एक तो होता है स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी जिसके पास में केवल वैल्यू यानी कि जो मैग्नीट्यूड है, जैसे 5 केजी में 5, ये हो गया मैग्नीट्यूड। केवल मैग्नीट्यूड होता है, साथ में यूनिट तो लगता ही है। तो जिस फिजिकल क्वांटिटी में केवल मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता, उसको बोलते हैं हम स्केलर क्वांटिटी। अब ये डायरेक्शन का क्या लफड़ा है, अभी 1 सेकंड के अंदर समझ जाओगे, तसल्ली रखना। तो किसी फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास केवल मैग्नीट्यूड होता है, उसको बोलते हैं हम स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, जैसे कि आपका डिस्टेंस है, टाइम है, मास है, ये सब चीजें। टाइम के पास में क्या, जैसे सेकंड है ना, 10 सेकंड, 5 सेकंड, मास 5 केजी, 10 केजी। तो ये चीजें होती है फिजिकल क्वांटिटी। इनके साथ में डायरेक्शन नहीं आता, मैग्नीट्यूड आता है। अब डायरेक्शन नहीं आने का क्या लफड़ा है वो समझेंगे आगे। तो एक होता है वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी इस तरह की फिजिकल क्वांटिटी होती है जिनके पास में मैग्नीट्यूड तो होता ही है, जो वैल्यू थी ना, वैल्यू जिसको बोल रहे थे हम 5, 10, तो वो मैग्नीट्यूड तो होता ही है, साथ में इनके पास में डायरेक्शन भी होती है, जैसे कि वेलोसिटी है, डिस्प्लेसमेंट है, फोर्स है, एक्सेलरेशन है, ये इस तरह की चीजें। तो वेलोसिटी है जैसे 60 मीटर पर सेकंड, 60 मीटर पर सेकंड, और साथ में डायरेक्शन भी देनी पड़ेगी, जैसे टूवर्ड्स ईस्ट, ईस्ट की तरफ, या फिर नॉर्थ, साउथ, या कुछ और भी डायरेक्शन दे सकते हैं, जैसे ए से बी की तरफ, सी की तरफ, जो भी बहुत सारी इसमें डायरेक्शन को हम इसमें डिटेल में समझेंगे, डायरेक्शन कैसे दी जाती है। डायरेक्शन ऐसे नहीं कि केवल ईस्ट, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट यही हो गया, बहुत सारी तरह से डायरेक्शन दी जा सकती है। तो यहाँ पे जो आप 60 मीटर पर सेकंड देख रहे हो, तो आपके दिमाग में आएगा अरे मीटर पर सेकंड तो है, इसके ये स्पीड की स्पीड होती है ना। तो ऐसे ही अगर साथ में अगर डायरेक्शन लगा दोगे तो वो बन जाती है वेलोसिटी। इसी तरह से डिस्प्लेसमेंट, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है। 10 मीटर ईस्ट, मैग्नीट्यूड के साथ में क्या लगा दिया इसने, मैग्नीट्यूड के साथ में लगा दिया डायरेक्शन। ठीक है, तो अगर इस तरह से डायरेक्शन दे देते हैं, तो ये जो अभी ये हम 10 मीटर क्या जानते हैं, ये लेंथ हो सकती है, चौड़ाई हो सकती है, लंबाई हो सकती है, कोई डिस्टेंस हो सकती है, पर अगर साथ में डायरेक्शन लगा देंगे तो ये बन जाएगा डिस्प्लेसमेंट। क्या बन जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। और ये डायरेक्शन लगाने क्यों 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 लगाते हैं हम डायरेक्शन, रियल लाइफ में, फिजिक्स में कई चीजें होती है, केवल फिजिक्स में नहीं, रियल लाइफ में भी कई चीजें होती हैं जहाँ पे डायरेक्शन साथ में बतानी पड़ती है। अब मान लो आपने किसी को डायरेक्शन, आपने डिस्टेंस बताई 250 मीटर, किसी को बताई 250 मीटर। अब 250 मीटर इधर है, उधर है, किधर है, कोई उसकी पोजीशन का तो पता लगा ही नहीं किधर है। मान लो समुद्र में कोई आदमी भटक गया, वो रेडियो से मैसेज कर रहा है कि मैं 250 मीटर इधर फलाना टापू से दूर आ गया, पर वो ये बता नहीं रहा कि मैं ईस्ट की तरफ हूँ, नॉर्थ की तरफ हूँ, किधर हूँ। तो कैसे आदमी उसको ढूंढेगा, आई बात समझ में। तो रियल लाइफ में और फिजिक्स में जो है कई ऐसी बहुत सारी यूनिट होती है, फिजिकल क्वांटिटीज होती है, जिनके साथ में हमको डायरेक्शन भी बतानी पड़ती है। जैसे कि फोर्स है, फोर्स भी ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसके साथ भी जो है डायरेक्शन बतानी पड़ती है। अब अगर हमने ये नहीं बताया कि फोर्स किस डायरेक्शन में लगाया, पता ही नहीं चलेगा ना। जैसे हमने पत्थर उछाला तो नीचे ग्रेविटी खींचती है, तो ग्रेविटी के अगेंस्ट उछाला, या ग्रेविटी की साइड में उछाला, या साइड में उछाला, या किधर उछाला, मतलब किधर फोर्स लगाया बताना पड़ेगा। ठीक है, तो जब हम बताते हैं साथ में डायरेक्शन लगाते हैं, तो इस तरह क्वांटिटीज को बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटीज। आई बात समझ में। नेक्स्ट है आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, दोनों की यूनिट जो है मीटर होती है, पर डिस्टेंस जो है स्केलर क्वांटिटी होती है और डिस्प्लेसमेंट जो है वेक्टर क्वांटिटी होती है। कैसे होती है, क्या होता है, देखते हैं हम। तो जैसे ये कोई ए से बी तक जो है कोई ऑब्जेक्ट जो है, ये घूमते घुमाते इस लंबे से पाथ से गया, घूमते घुमाते क्या लंबे से पाथ से गया, और इसकी जो टोटल डिस्टेंस है, जितना भी ये घूमता हुआ जा रहा है, वो टोटल जो डिस्टेंस है उसको बोलते हैं हम, वो उस जो टोटल पाथ इसने कवर किया ना, उसको बोलेंगे हम डिस्टेंस। और ये कितना है, 70 मीटर। समझना मेरी बात को, कोई ऑब्जेक्ट जो है जो टोटल पाथ कवर कर रहा है, उसको बोलेंगे हम डिस्टेंस। ठीक है, और ये स्केलर क्वांटिटी होती है, इसकी एसआई यूनिट जो है मीटर होती है, इसके पास डायरेक्शन नहीं होती, केवल मैग्नीट्यूड होता है। स्केलर क्वांटिटी है तो मैग्नीट्यूड ही होगा। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट, तो ये ऑब्जेक्ट जो है जिस पॉइंट से इसने, जहां से ये चला था और जहां ये पहुंचा, तो स्टार्टिंग पॉइंट और एंड का पॉइंट के बीच में अगर हम स्ट्रेट लाइन खींचते हैं, क्या खींचते हैं, स्ट्रेट लाइन खींचते हैं, तो ये ए और बी पॉइंट के बीच का क्या हो गया, सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो गया, सबसे छोटा डिस्टेंस हो गया। तो ये सबसे छोटा जो डिस्टेंस है, ये कहलाता है डिस्प्लेसमेंट। चाहे भले वो ऑब्जेक्ट जो है इतना घूमता घुमाता गया हो, पर उस ऑब्जेक्ट का जो है सबसे छोटा डिस्टेंस, एक पॉइंट से, शुरुआत पॉइंट से एंड वाले पॉइंट तक, वो कहलाएगा डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम स्टार्ट टू एंड। ठीक है, और इसके पास में क्या होती है, वो डायरेक्शन होती है। तो ये डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में फर्क समझ में आया। डिस्टेंस तो जो है टोटल पाथ जो कवर किया, डिस्प्लेसमेंट जो सबसे छोटा रास्ता, जो सबसे छोटे रास्ते का जो डिस्टेंस है, और साथ में इसके देनी पड़ती है हमको डायरेक्शन। क्लियर। अभी जो न्यूमेरिकल है वो करेंगे और कवर हो जाएगा। तो कुछ कंसेप्ट बिल्डिंग न्यूमेरिकल करेंगे। ये जो कंसेप्ट बिल्डिंग न्यूमेरिकल है, इनसे आपका जो है कंसेप्ट भी जो है कुछ डाउट रहेगा तो वो क्लियर हो जाएगा। तो हमको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पता करना है ए से, ए और बी का।
ठीक है, तो ये जो पहला जो था, ए से बी तक कोई ऑब्जेक्ट गया, ये से घूमते घुमाते कोई लंबे रास्ते से गया 70 मीटर वाले से, तो वो तो हो गया डिस्टेंस हमारा। और ए से बी तक का जगह हम डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे तो सबसे छोटा रास्ता, तो वो हो गया 30 मीटर। और हमने साथ में इसकी डायरेक्शन दे दी ईस्ट। क्या दे दी हमने साथ में डायरेक्शन? ईस्ट दे दी कि भैया ये ईस्ट की तरफ गया है। समझना भी बात को कि कैसे जो है डायरेक्शन हम देते हैं। दूसरा है, कोई ऑब्जेक्ट जो है 100 मीटर गया और वापस से रिटर्न 50 मीटर आ गया किसी बी पॉइंट पे। कोई ऑब्जेक्ट कैसे गया? कोई ऑब्जेक्ट जो है 100 मीटर राइट की तरफ गया और वापस से बैक जो है 50 मीटर आ गया। तो इसका डिस्टेंस कितना हो गया? तो कितना गया वो? पहले तो 100 गया, फिर 50 वापस आया, तो 100 प्लस 50 जो है डिस्टेंस हो जाएगा इसका। 100 प्लस 50 जो है क्या हो जाएगा? इसका डिस्टेंस हो जाएगा, जो कि 150 हो गया। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा इसका? ए से बी तक का कितना बचा? ए से बी तक का सबसे छोटा जो पाथ है वो क्या है? कितना बचा ए से बी तक का? तो 100 में से 50 माइनस कर देंगे तो 50 बचा। ठीक है, तो ये 50 जो है क्या हो गया? ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। समझना, ए से बी तक का डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? ये 50 मीटर हो गया। और डायरेक्शन कैसे दी है हमने? अब हमको ना तो ये पता है कि ये ईस्ट है, वेस्ट है, साउथ है, नॉर्थ है, कुछ पता नहीं है, तो डायरेक्शन हमने दे दी कि भैया ए से बी की तरफ, तो ए से बी डायरेक्शन हम दे सकते हैं। ये कंसेप्ट समझ लेना, ठीक है? इस तरह से डायरेक्शन देंगे। नेक्स्ट है हमारा कि कोई ऑब्जेक्ट जो है राइट की तरफ 50 मीटर गया, वापस आया और वापस 30 मीटर और आगे निकल गया। ए से राइट की तरफ 50 मीटर गया और रिटर्न 50 आया और 30 मीटर और आगे निकल गया। तो इसका डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे? तो डिस्टेंस तो 50 मीटर पहले गया, फिर वापस 50 आया और 30 मीटर और आगे चला गया, तो ये टोटल 50 प्लस 30 जो है 130 मीटर जो है इसका डिस्टेंस हो गया। डिस्प्लेसमेंट ये इसका है -30 मीटर। माइनस से क्या मतलब है? जीरो से कम हो गया क्या? जीरो से कम नहीं हुआ। ये ए से बी तक जो है वो 30 मीटर है, लेकिन ये ए की पोजीशन से अपोजिट डायरेक्शन में है। ए से पोजीशन में अपोजिट डायरेक्शन में। पॉजिटिव डायरेक्शन कौन सी थी? पहले जिधर गया था। अपोजिट डायरेक्शन अब बिल्कुल उल्टा आ गया, तो उल्टा आने के लिए हमने माइनस का यूज किया है। माइनस का यूज का मतलब ये नहीं है कि ये जीरो से कम हो गया, समझना बिल्कुल। माइनस का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ये जीरो से कम हो गया। माइनस ये दिखा रहा है कि ये अपोजिट डायरेक्शन में है, जिस डायरेक्शन में था उस डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में है। तो ये कंसेप्ट बना लेना, ठीक है? और डायरेक्शन कैसे देंगे कि भैया ये ए से बी की तरफ है। ठीक है, तो ये एक कंसेप्ट बन गया कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो नेगेटिव भी हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकता है। डायरेक्शन का खेल तो यही है, इसीलिए तो डायरेक्शन दी थी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ये फोर्थ वाला एग्जांपल कि कोई ऑब्जेक्ट है जो पहले तो 10 मीटर राइट गया, फिर नीचे की तरफ 10 मीटर गया, फिर 10 मीटर लेफ्ट चला गया, फिर नीचे की तरफ जो है 10 मीटर चला गया। तो इस तरह से ये बी पॉइंट पर पहुंच गया। तो इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा? पहले 10, फिर 10, फिर 10, फिर 10, जो डिस्टेंस है इसका 40 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 40 मीटर हो जाएगा। लेकिन ए और बी के बीच में जो सबसे शॉर्ट डिस्टेंस क्या है? ए और बी के बीच में 10 मीटर तो ये है और 10 मीटर ये है, तो ये हो जाएगा इसका 20 मीटर। आई बात समझ में? डायरेक्शन दे दी कि हमने साउथ में दे दिया या ए से बी की तरफ दे दिया, इस तरह से। ठीक है, कोई ए ऑब्जेक्ट है जो हाफ ये सर्कुलर पाथ में हाफ सर्कल बनाते हुए बी तक पहुंच गया। कोई ऑब्जेक्ट जो है ए से बी तक हाफ सर्कल में मूवमेंट करता हुआ बी तक पहुंच गया। तो भैया अगर रेडियस जो है इस हाफ सर्कल का 7 मीटर है, तो आपको इसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताना है। तो सरकमफेरेंस जो है उसका जो फॉर्मूला होता है 2 पाई आर होता है। क्या होता है? 2 पाई आर। और 2 पाई आर का आधा है ना, ये हाफ सर्कल है, तो 2 पाई आर का आधा कर देंगे तो आपका डिस्टेंस आ जाएगा। आर कितना है यहाँ पे? 7, और पाई की वैल्यू आप जानते ही हैं, तो डिस्टेंस में ये रख देंगे तो ये 22 मीटर आ जाएगी। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? अगर ए से बी गया, भले ही वो सर्कुलर पाथ में है, पर डिस्प्लेसमेंट कैसे बताएंगे? सीधी लाइन में बताएंगे। तो ए से बी तक सीधी लाइन बनाएंगे तो क्या होगा? रेडियस का डबल हो जाएगा। रेडियस का डबल हो जाएगा, 7 + 7 14 मीटर हो जाएगा। तो समझ जाओ कंसेप्ट को, ठीक है? तो ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट है, अगर कोई ऑब्जेक्ट जैसे ए से शुरू करता है और पूरे सर्कल में घूमता हुआ वापस से ए पे आ जाता है, बी पॉइंट जो बना उसका एंडिंग पॉइंट जो बना वो वापस से उसी पोजीशन पे आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? डिस्टेंस क्या होगा? डिस्टेंस क्या होगा इसका? तो सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, वो लगा देंगे तो ये आ जाएगा, आपका डिस्टेंस आ जाएगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 0, जहां से चला था वहां तक। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है दोनों के बीच में? जहां से चला था वहां तक आ गया, तो ये हो जाएगा 0। कंसेप्ट बना अपना कि डिस्प्लेसमेंट जो है पॉजिटिव भी हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट जो है नेगेटिव भी हो सकता है अपोजिट डायरेक्शन में है तो, और डिस्प्लेसमेंट जो है उसी पोजीशन से उसी पोजीशन पे आ जाए तो 0 भी हो सकता है। क्लियर आया समझ में? अब कोई ए पॉइंट से कोई ऑब्जेक्ट जो है पहले तो 3 मीटर जो है राइट की तरफ गया और 90 डिग्री एंगल पे ऊपर की तरफ जो है मान लो बी पॉइंट पे चला गया, 4 मीटर चला गया। ठीक है, तो डिस्टेंस बनाएंगे, इसकी डिस्टेंस क्या रहेगी? पहले 3 मीटर, फिर ऊपर गया 4 मीटर, तो भैया डिस्टेंस हो गया इसकी 3 मीटर और 4 मीटर। अब हमको इसका जो है डिस्प्लेसमेंट बनाना है, तो डिस्प्लेसमेंट में तो हम घूमते हुए जाएंगे नहीं, हम ए से बी की तरफ जाएंगे, सीधा जाएंगे। तो सीधा ये एक तरह से ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, और ये जो सीधा डिस्टेंस क्या बन गया इसका? हाइपोटेनियस। तो यहाँ से हम इसकी जो है वैल्यू निकाल सकते हैं। जो पहले सीधा गया था वो बेस हो गया, और जो पहले ऊपर गया था वो इसका हो गया परपेंडिकुलर, वो है 4 और बेस है इसका 3। तो यहाँ से इसका निकालेंगे। हाइपोटेनियस का फॉर्मूला लगा दिया हमने,
एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर में तो 3 का स्क्वायर लिख दिया और पी स्क्वायर में 4 का स्क्वायर लिख दिया, जो कि 9 प्लस 16 हो गया 25, और इस 25 का हम अंडर रूट कर देंगे तो ये हो गया हमारा 5 मीटर। तो इस तरह के क्वेश्चन अब आएंगे। अब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो गया मामला, अब जो है इसमें वो आपके ज्योमेट्री भी घुसा दी है ना, वो फॉर्मूले भी आ गए, राइट एंगल ट्रायंगल। इसी तरह से ये रेक्टेंगल है, ये ऑब्जेक्ट जो है पहले 4 मीटर इधर गया, फिर 3 मीटर इधर आया, ठीक है। तो ये इसको भी कर सकते हैं, ये भी एक तरह का जो हाफ बचा, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ऐसे बी की तरफ आ जाएगा, निकाल सकते हैं इसे, क्लियर। तो ये इस तरह के सवाल जो है अब आएंगे, अब आप समझ गए होंगे इसको। नेक्स्ट है आपका डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या क्या डिफरेंस होता है कि भैया डिस्टेंस तो जो मेरा है वो टोटल पाथ कवर करता है, बहुत अच्छा लड़का है, जो जैसा करता है वैसा बताता है जहां जाता है वहां बताता है कि भैया मैं तो इधर इधर से आया हूँ। डिस्टेंस जो है टोटल पाथ कवर करता है। डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट पाथ, इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट पाथ बताता है। डिस्टेंस जो है आपका स्केलर क्वांटिटी होती है और ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। इसके पास में डायरेक्शन नहीं होती, केवल मैग्नीट्यूड होता है, इसके पास में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती है। एक ही बात होगी, है ना, एक ही बात होगी कि ये स्केलर क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी। ये हमेशा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ये हमेशा जो आपका डिस्टेंस है ये हमेशा पॉजिटिव होगा, ठीक है। और डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट जो है पॉजिटिव भी हो सकता है, अपोजिट डायरेक्शन में हो तो नेगेटिव भी हो सकता है, उसी डायरेक्शन उसी पॉइंट पे आ जाए तो जीरो भी हो सकता है। तो ये पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है और जीरो भी होता है। आई बात समझ में। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये क्या कह रहा है कि जो आपका डिस्प्लेसमेंट है उसके नेगेटिव होने का मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट इज लोकेटेड इन द अपोजिट डायरेक्शन, जो है अपोजिट डायरेक्शन में है फ्रॉम द रेफरेंस पॉइंट से अपोजिट डायरेक्शन में है। इसका ये मतलब नहीं है कि वैल्यू जो है जीरो से कम हो गई, ठीक है। अब फिजिक्स में ये समझ जाना, ये मैथमेटिक्स में तो क्या होता है, कोई जीरो से कम होता है तब हम लगाते हैं माइनस, है ना, पर यहाँ पे क्या है, जो माइनस का मतलब ये है कि ये अपोजिट डायरेक्शन में है। क्लियर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है आपका स्पीड एंड वेलोसिटी। तो स्पीड क्या होती है भैया, स्पीड होती है डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम। अच्छा, यूनिट टाइम का मतलब क्या होता है, यूनिट का मतलब होता है एक, है ना, और टाइम का मतलब क्या है, सेकंड है, मिनट है, घंटे है। तो 1 मिनट, 1 सेकंड, 1 घंटा, ये हो गया यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम का मतलब अपॉन में जब आ जाता है पर यूनिट टाइम, ठीक है। तो जितने डिस्टेंस ये कवर कर रहा है पर यूनिट टाइम में वो बोलेंगे हम इसकी स्पीड को। और ये आपने पढ़ भी रखा होगा मैथमेटिक्स में। तो ये क्या फॉर्मूला होता है इसका, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, जो है वो कहलाता है हमारा स्पीड कहलाती है। यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड, क्या होती है, मीटर पर सेकंड, या फिर किलोमीटर पर आवर होती है। स्केलर क्वांटिटी होती है, इसके पास केवल मैग्नीट्यूड होता है, कोई डायरेक्शन नहीं होती। ये तो पता ही है ना, है ना, अभी पढ़ा था, ठीक है। अच्छा, ये इसी के फॉर्मूले से कई और चीजें भी हमसे कई बार पूछ लेता है, जैसे स्पीड ना पूछ के हमसे डिस्टेंस पूछ लेता है, टाइम पूछ लेता है ना। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, डिस्टेंस का फॉर्मूला, टाइम को ऊपर ले जाओगे आप तो स्पीड इंटू टाइम जो है डिस्टेंस हो जाएगा। टाइम पूछ लेगा तो स्पीड को नीचे लेके आ जाएंगे, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड जो है आपका टाइम निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा। ये थोड़ा सा पता होना चाहिए, क्लियर। तो ये स्पीड हो गया आपका। नेक्स्ट है आपका वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी होता है आपका डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम क्या बोलते हैं, वेलोसिटी। ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, समझ ही गए होंगे फॉर्मूला, है ना, जैसा स्पीड का है वैसा ही है। यहाँ पे वहाँ पे डिस्टेंस था, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट। तो ये वेलोसिटी जो है एक वेक्टर क्वांटिटी होती है और इसके पास में डायरेक्शन होती है, ठीक है। अच्छा, इसकी जो है वैल्यू चेंज होती है अगर मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए या डायरेक्शन चेंज हो जाए। डायरेक्शन चेंज हो जाए या मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए तो इसकी वैल्यू भी जो है चेंज हो जाती है। यानी कि आप मेरी बात समझना कि जैसे कोई वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकंड है, कितनी, 10 मीटर पर सेकंड है, किसकी तरफ, ईस्ट की तरफ, ठीक है। और कोई और वेलोसिटी है जिसकी वैल्यू क्या है, 10 मीटर पर सेकंड पर साउथ की तरफ है। तो ये दोनों अलग अलग चीजें हो जाएगी, वो वेलोसिटी अलग है, ये वेलोसिटी अलग है, दोनों चीजें अलग हो जाएगी, है ना। कोई भी एक चीज अगर चेंज होती है, मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन चेंज होती है तो इसकी वैल्यू जो है चेंज हो जाएगी, ठीक है। वेलोसिटी भी डिस्प्लेसमेंट की तरह ही पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है और जीरो हो सकती है, क्लियर। नेगेटिव वेलोसिटी होने का मतलब यह है कि अपोजिट डायरेक्शन में, क्या है, नेगेटिव होने का मतलब अपोजिट डायरेक्शन में है ये, अब है ना, रेफरेंस पॉइंट से अपोजिट डायरेक्शन में है। ऐसा नहीं कि ऑब्जेक्ट जो है रुक गया है या कि उसकी स्पीड जो है जीरो हो गई है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि जो ऑब्जेक्ट था उसकी स्पीड क्या हो गई, जीरो हो गई है ना, क्लियर। तो कुछ कंसेप्ट बिल्डिंग न्यूमेरिकल करेंगे। तो ये जो वेलोसिटी है ये कैसे वेक्टर है, क्या है, कैसे इसकी कभी पॉजिटिव है, कभी नेगेटिव है, कभी जीरो है, ये सब जो है हम न्यूमेरिकल करेंगे तो समझ में आएगा, ठीक है। तो न्यूमेरिकल करते हैं। उससे पहले एक ये खास चीज ये है कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलना, तो आता होगा आपको, नहीं आता हो तो हम यहाँ पे देखते हैं। किलोमीटर पर आवर को जो है मीटर पर सेकंड में बदलना, इसको बदलने के लिए आप डायरेक्ट जो है 5/18 से कर सकते हो। अब 5/18 से कर सकते हो तो ये क्या तुक्का है कि भाई 5/18 से कर दिया, कोई तुक्का नहीं है। पहले किलोमीटर को हमने मीटर में चेंज किया तो 1000 मीटर आ गया। आवर को हमने सेकंड में चेंज किया तो 60 × 60, 60 मिनट पहले, फिर 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड, तो यानी 60 × 60 सेकंड कर दिया।
और इसी से ये मल्टीप्लाई कर दिया आपका, तो ऊपर 5 किलोमीटर को मीटर में बदला था तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर किया। नीचे जो है आवर को सेकंड में कन्वर्ट किया था तो 60 इंटू 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, किया। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया तो ऊपर आ गया 10, नीचे आ गया 36, और 10 और 36 को भी हमने आपस में जो है 2 के टेबल से डिवाइड कर दिया तो ये आ गया 5 और ये 18 आ गया। तो आप अगर चाहें तो इतनी कैलकुलेशन जो है बचाना चाहते हैं तो किलोमीटर पर आवर को सीधे जो है 5 अपॉन 18 से मल्टीप्लाई करके मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी तरह से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना हो, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना हो तो डायरेक्ट 18 अपॉन 5 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, कैसे करेंगे, अच्छा क्यों करेंगे ये भी दे रखा है। मीटर को अगर किलोमीटर बदलना होगा तो 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। इसी तरह से सेकंड को अगर आवर में बदलना होगा तो 1/60 इंटू 60 से 60 इंटू 60 से डिवाइड करते हैं हम। ठीक है, तो इस तरह से ये 36/10 आ जाता है। तो 36/10 भी यूज कर सकते हैं या फिर हम 18/5 जो है यूज कर सकते हैं। तो ये चेंज करना तो सिंपल बात है, ये तो आ गया होगा, आपको आता होगा, ऑलरेडी आता होगा, आई होप, है ना। अब है आपका मेन जो न्यूमेरिकल थे इसके, कि स्पीड और वेलोसिटी पता करनी है हमको ए और बी के बीच में। ए और बी के बीच में स्पीड और वेलोसिटी हमको पता करनी है। तो कोई ऑब्जेक्ट है उसके बीच में, देखो मेरी, कोई ऑब्जेक्ट है ए से चला बी तक, और ये भैया घूमता घुमाता इसका जो इस तरह से पाथ कवर करता गया, तो ये पाथ जो कितना है 250 मीटर, इसको टाइम कितना लगा इस पाथ आने में, सेकंड लगे, कितने लगे 25 सेकंड में लगे। तो हम स्पीड निकालेंगे तो डिस्टेंस अपॉन निकालेंगे, 250, डिस्टेंस कितना है 250, और टाइम कितना लगा इसको 25 सेकंड, तो इसका स्पीड होगी 10 मीटर पर सेकंड। अब हम निकालेंगे इसकी वेलोसिटी जो होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट कितना है ऐसे बी तक का जो शॉर्ट डिस्टेंस है वो है 70 मीटर, और टाइम कितना लगा। अब 70 मीटर के लिए क्या हम टाइम भी शॉर्ट करेंगे, नहीं करेंगे, गलती मत करना। टाइम तो जितना लगा उतना ही रखेंगे, टाइम तो ऑब्जेक्ट को जितना लगा मोमेंट में उतना ही रखेंगे। और कितना टाइम लगा था ये इस ऑब्जेक्ट भाई साहब को, इस ऑब्जेक्ट भाई साहब को लगा था 25 सेकंड, तो उतना रख दिया हमने। तो ये आ जाएगा 70 अपॉन, डिवाइड कर सकते हो आप, पर आप समझ जाना 70 डिवाइड बाई 25 मीटर पर सेकंड जो है ये इसकी वेलोसिटी हो गई। किधर से किधर हो गई, ए से बी की तरफ हो गई, किधर से किधर, ए से बी की तरफ, ये हमने दे दी इसकी डायरेक्शन। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कोई ऑब्जेक्ट है जो ऐसे हाफ सर्कल बनाता हुआ ए से बी की तरफ चला गया, उसको टाइम कितना लगा, इसको टाइम लगा 10 सेकंड, कितना लगा 10 सेकंड। अच्छा ए से ये जो हाफ सर्कल है इसके सेंटर तक का जो रेडियस है वो कितना है 7 मीटर, तो हमको निकालना है इसकी स्पीड। डिस्टेंस तो यहाँ दे नहीं रखी, डिस्टेंस तो यहाँ पे दे नहीं रखी, तो डिस्टेंस पहले निकालेंगे हम। डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, 2πr से, और ये 2πr का हाफ है तो 2πr अपॉन हाफ कर दिया है ना, 2 से डिवाइड कर दिया, तो ये इसका डिस्टेंस निकल जाएगा। इस डिस्टेंस को डिस्टेंस की जगह रखेंगे, नीचे टाइम कितना लगा था इसको 10 सेकंड, वो रख देंगे इसको, तो ये आ जाएगा हमारा, इसका स्पीड आ जाएगा। नेक्स्ट अब हम निकालेंगे इसकी वेलोसिटी। तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट कितना है, डिस्प्लेसमेंट पहले ही बता दिया था, इसका डिस्प्लेसमेंट कितना रहेगा, तो ए से बी तक का जो डिस्प्लेसमेंट है वो 7 + 7 यानी 14 मीटर हो गया। लेकिन टाइम जो लेंगे वो तो टाइम जो लगा था उतना ही लेंगे। टाइम कितना लगा था इसको 10 सेकंड, कितना लगा था इसको 10 सेकंड, तो 10 सेकंड ही लेंगे। तो 14 डिवाइड बाई 7 + 7 14 हो गया, तो 14/10, तो ये 1.4 मीटर पर सेकंड इसका जो है वेलोसिटी हो गई। किधर से किधर, ए से बी की तरफ, ए से बी की तरफ। आई बात समझ में, तो ये इस तरह से आ गई इसकी वेलोसिटी। ठीक है, एक और सवाल है आपका, ये थर्ड सवाल है। इसमें क्या है आपका, जो ऑब्जेक्ट है वो पहले राइट की तरफ 100 मीटर गया, कितना गया 100 मीटर, फिर वापस से रिटर्न होके क्रॉस, वापस से अपने जो पहले वाले पॉइंट को क्रॉस करते हुए आगे चला गया बी पॉइंट पे, कितना चला गया 30 मीटर चला गया। ठीक है, तो इस कंडीशन में हमको क्या निकालनी है, स्पीड निकालनी है। अच्छा, यहाँ पे जो पूरा जो ट्रेवलिंग टाइम है वो लगा कि भाई 10 सेकंड समझ लो, कितना 10 सेकंड समझ लो। तो स्पीड जो है इसकी बनी, पहले तो 100 मीटर गया, पहले तो डिस्टेंस निकालेंगे ना, डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, पहले 100 मीटर गया, फिर 100 मीटर वापस आया, फिर 30 मीटर आगे चला गया, तो 100 + 30, 100 + 100 + 30, तो ये तो गया इसका डिस्टेंस। ठीक है, अपॉन टाइम कितना लगा इसको 10 सेकंड लगा। ठीक है, तो ये 130/10, तो 13 मीटर पर सेकंड ये हो गई इसकी स्पीड। वेलोसिटी कितनी रहेगी, तो डिस्प्लेसमेंट कितना रहेगा, इसका डिस्प्लेसमेंट है इसका केवल ए से बी का कितना डिस्टेंस है 30 मीटर, और वो भी जो है अपोजिट डायरेक्शन में, वो भी जो है अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये कितना हो गया -30, कितना गया डिस्प्लेसमेंट इसका -30, और टाइम कितना लगा था इसको 10 सेकंड, तो इसका वेलोसिटी है क्या -3 मीटर पर सेकंड जो है ए से बी की तरफ। ठीक है, ऐसे बी की तरफ। अब यहाँ पे ये माइनस जो दिखा रहा है ना, वो ऐसा नहीं है कि जो स्पीड है जिसकी जो है 0 से भी कम है, माइनस ये दिखा रहा है कि भैया ये अपोजिट डायरेक्शन में चला गया। ठीक है, पढ़ लिया था हमने, ये ऑब्जेक्ट किधर चला गया, अपोजिट डायरेक्शन में चला गया। क्लियर हो गया ये। ठीक है, नेक्स्ट है आपका
डिफरेंस बिटवीन स्पीड और वेलोसिटी, वेलोसिटी और स्पीड के बीच में जो है डिफरेंस, क्या क्या डिफरेंस है कि भैया स्पीड जो है वो तो क्या होता है, डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम होता है, ये डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम होता है, ये स्केलर क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसके पास डायरेक्शन नहीं होता, मैग्नीट्यूड होता है, वही छोटी छोटी बातें हैं ना, घूम फिर के दोनों बात का मतलब एक ही यहाँ पे। स्पीड जो है हमेशा पॉजिटिव होगी, वेलोसिटी जो है पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। नेगेटिव हुआ था अभी देखा हमने, ठीक है, और जीरो कब हो जाएगी, जीरो भी हो जाएगी अगर वापस से ऑब्जेक्ट उसी पॉइंट पे आ जाएगा ना तो जीरो भी हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट जीरो कर दोगे तो वेलोसिटी जीरो हो जाएगी ना, तो इस तरह से वही पुरानी बातें हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका स्पीड और वेलोसिटी, क्लियर। नेक्स्ट है आपका एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। अच्छा, स्पीड और वेलोसिटी हमने पढ़ लिया, अब है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। इसी तरह एवरेज वेलोसिटी है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस से मतलब क्या है, मान लो आपने अलग अलग डिस्टेंस कवर किए हैं, अलग अलग डिस्टेंस ट्रेवल किए हैं, उनमें अलग अलग टाइम लगा होगा, तो जो टोटल डिस्टेंस ले लो और उन अलग अलग डिस्टेंस को कवर करने में जो भी अलग अलग टाइम लगा है उस टाइम को ले लो, सबको प्लस कर लो और डिस्टेंस को टाइम से जो है डिवाइड कर लो, तो आ जाएगा आपका एवरेज स्पीड। इसी तरह से आ जाएगा आपका एवरेज वेलोसिटी। आई बात समझ में। एक टर्म होती है नेक्स्ट आगे, इंस्टेंटेनियस स्पीड। ये क्या होती है, इंस्टेंटेनियस स्पीड मतलब कि कोई ऑब्जेक्ट है उसकी कोई पर्टिकुलर टाइम पे, पर्टिकुलर फिक्स टाइम पे, पर्टिकुलर कोई टाइम मूवमेंट पे जो उसकी स्पीड रहेगी उसको बोलेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड। जैसे कार चलती है, बाइक चलती है, तो उसमें मीटर में दिखाता है ना किलोमीटर पर आवर कि भैया, तो आप घड़ी से मिला सकते हो कि जैसे इस सेकंड पे इस टाइम पे ये स्पीड दिखा रहा है ये मीटर, है ना, तो उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। कहीं दे सकते हैं न्यूमेरिकल में, कई बार दे देता है ये, ठीक है। अब है आपके कंसेप्ट बिल्डिंग न्यूमेरिकल, जो आपका एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी का कंसेप्ट बनाएगा। तो निकालना है आपको ए से बी के बीच में। अच्छा, ये पहला जो क्वेश्चन है इसमें ए से बी के बीच में बहुत सारे डिस्टेंस है, एक 10 मीटर का टुकड़ा है, 30 मीटर का टुकड़ा है, 50 मीटर, 70 मीटर का टुकड़ा है, और इनके लिए सबके लिए अलग अलग टाइम लगा है। 10 मीटर के लिए 1 सेकंड, इसी तरह 30 मीटर के लिए 2 सेकंड, इस तरह से जो है टाइम, ट्रेवलिंग टाइम इनको लगा है। तो एवरेज स्पीड निकालेंगे, तो भैया टोटल डिस्टेंस निकाल लो। टोटल डिस्टेंस कितना है, पहले 10 है, फिर 30 है, फिर 50 है, फिर 70 है, इन सबको हमने लिख लिया और प्लस कर दिया, ठीक है। इसी तरह से टोटल टाइम जितना है हमारा उसको भी लिख लिया और आपस में डिवाइड कर दिया, तो ये आ गया हमारा 160 अपॉन 10, 16 मीटर पर सेकंड। ये हो गया आपका एवरेज स्पीड। बहुत ईजी है, बहुत आसान है। इसी तरह से निकालेंगे हम, इसी तरह से निकालेंगे हम एवरेज वेलोसिटी। अब एवरेज वेलोसिटी के लिए चाहिए हमको टोटल डिस्प्लेसमेंट। अब ये चूंकि चूंकि ये क्या है आपका स्ट्रेट लाइन है, तो जो डिस्टेंस है आपका वही आपका डिस्प्लेसमेंट होगा, है ना, जो डिस्टेंस है आपका वही डिस्प्लेसमेंट होगा, और है भी पॉजिटिव साइड, पॉजिटिव ही लिया है, कुछ नेगेटिव है ही नहीं इसमें। ऑब्जेक्ट जो था आगे जाके पीछे तो गया नहीं, सब कुछ पॉजिटिव है, तो सब कुछ पॉजिटिव हुआ है, तो हमारा जो है ये बन जाएगा, डिस्टेंस कितना बन जाएगा, 160 मीटर, ठीक है। अलग अलग लिखना चाहो अलग अलग लिख दो, या 160 मीटर, और ट्रेवलिंग टाइम कितना लगा टोटल इनको, 10 सेकंड, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 16 मीटर पर सेकंड, जितना एवरेज स्पीड था उतना। और चूंकि ये एवरेज वेलोसिटी है तो साथ में आपको इसमें क्या लिखना है, साथ में लिखना है इसमें आपको डायरेक्शन बी, ए से बी की तरफ, क्लियर। नेक्स्ट है आपका, ये कोई ऑब्जेक्ट है, क्वेश्चन नंबर 2। ये ऑब्जेक्ट पहले तो राइट की तरफ 20 मीटर गया 2 सेकंड में, फिर नीचे की तरफ आया 30 मीटर 3 सेकंड में, फिर वापस से लेफ्ट की तरफ चला गया 20 मीटर 2 सेकंड में, और फिर नीचे की तरफ आ गया 40 मीटर 4 सेकंड में। इस तरह से ये पॉइंट बी पर पहुंच गया। तो आपको पहले तो एवरेज स्पीड निकालनी है, एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 20 प्लस 30 प्लस 20 प्लस 40, और टाइम जो है कितना हो गया, 2 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 4, तो ये हो गया आपका 110 तो मीटर हो गया, और 11 इसको सेकंड लगे, तो हो गया आपका 110, सॉरी 10 मीटर पर सेकंड, क्लियर है। अब इसी में निकालना है आपको एवरेज वेलोसिटी। क्या निकालनी है, एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी के लिए क्या चाहिए, टोटल डिस्प्लेसमेंट चाहिए। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना बनेगा आपका, ए से बी तक डायरेक्ट डिस्टेंस चाहिए, ए से बी तक स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस चाहिए हमको, तो ये कितनी हो जाएगी, तो ये बीच का जो टुकड़ा गायब है कितना हो जाएगा, 30 मीटर का हो जाएगा, और बाकी यहाँ से यहाँ तक का तो 40 मीटर दे ही रखा है, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट हो गया आपका 30 प्लस 40 यानी कि 70। लेकिन जो ट्रेवलिंग टाइम है वो ऐसे नहीं कि केवल 30 मीटर वाले टुकड़े का ले लिया, केवल 40 मीटर वाले टुकड़े का ले लिया, नहीं, ऑब्जेक्ट को जो पूरा ट्रेवलिंग टाइम लगा है वो लेंगे हम यहाँ पे। तो कितना था वो, 2 प्लस 3 प्लस 4, 2 प्लस 4 यानी कि 11 सेकंड था, तो 70 प्लस 11 जो है मीटर पर सेकंड, ये एवरेज वेलोसिटी हो जाएगी। किस किस तरफ डायरेक्शन क्या देंगे, ए से बी की तरफ दे देंगे, क्लियर। तो ये बच्चे क्या गलती कर जाते हैं, तो ये गलती नहीं करनी, टोटल टाइम देना है अपन को, ऑब्जेक्ट को जो भी टाइम लगा है टोटल टाइम देना है, ठीक है।
अब है आपका एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी निकालना है। एक और क्वेश्चन है, इसमें हम नेगेटिव एवरेज वेलोसिटी वाला क्वेश्चन लिया है हमने। तो कोई ऑब्जेक्ट है ए से ट्रेवल किया है इसने ओ की तरफ, और बीच में इसके टुकड़े हैं, पहले ये 20 मीटर का टुकड़ा, 40 मीटर का टुकड़ा, 60 मीटर का टुकड़ा, टाइम भी अलग अलग लगा है, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 7 सेकंड, और वापस से ही रिटर्न आया, वापस से इतना ही रिटर्न आया होगा, और रिटर्न आके ए पॉइंट से आगे चला गया, कितना आगे चला गया, 30 मीटर है, यहाँ पे बी पॉइंट है। ठीक है, तो आपको एवरेज स्पीड निकालनी है, तो टोटल डिस्टेंस लेंगे। टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, पहले 20 गया, फिर 40 गया, फिर 60 गया, फिर वापस से 60 उल्टा आया, 40 उल्टा आया, 20 आया, और फिर 30 आया, ऐसे ही आया ना, तो ये इसका टोटल डिस्टेंस हो गया। टाइम भी इसी तरह से लेंगे, पहले 2 सेकंड लगे, फिर 3 सेकंड, फिर 7 सेकंड, फिर रिटर्निंग में 7 सेकंड, फिर 3 सेकंड, 2 सेकंड, और आगे जाके 30 मीटर का जो टुकड़ा है बी पॉइंट तक पहुंचने के लिए, उसमें लगा इसको 3 सेकंड। तो इस तरह से बन गया ये 270 मीटर और 27 सेकंड। तो आ गया आपका 10 मीटर पर सेकंड, ये आ गया आपका एवरेज स्पीड। क्लियर, ये आ गया आपका एवरेज स्पीड। और अब आपको निकालनी है एवरेज वेलोसिटी, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट भैया है आपका 30 मीटर, पहला तो है 30 मीटर ही है, ए से बी तक का डिस्प्लेसमेंट कितना है, 30 मीटर है, और रेफरेंस पॉइंट से ये अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए माइनस में आ गया, -30। ठीक है, और ट्रेवलिंग टाइम तो उतना ही लगेगा जितना पूरे ऑब्जेक्ट को लगा है, पूरे ऑब्जेक्ट को जितना ही लगा है। अच्छा, ये एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी के जो है ना कंबाइंड न्यूमेरिकल मैंने दे दिए, पर हो सकता है वहां पे अलग अलग पूछे, है ना, वहां पे अलग अलग पूछ सकता है ये। ठीक है, तो ये आपको लग गया -30/27 सेकंड, -1.1 मीटर पर सेकंड ए टू बी की तरफ, ये हो गया आपका एवरेज वेलोसिटी। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। तो ये जो एवरेज वेलोसिटी और एवरेज जो स्पीड है, इसमें आपको डिस्टेंस और टाइम वो देगा, पर कुछ स्पेशल केस होते हैं जहाँ पे वो डिस्टेंस, कभी डिस्टेंस नहीं देता, कभी टाइम नहीं देता, तो इस तरह के भी कुछ न्यूमेरिकल करेंगे हम। तो ये एक स्पेशल केस वाला न्यूमेरिकल है। इसमें जो पहला है, आपको वही एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी निकालनी, थोड़ा ट्रिकी है, थोड़ा सा ट्रिक है इसमें, है ना। तो ये पहले मैं आपको, जैसे स्पेशल केस क्या है इसमें, कि जब डिस्टेंस जो है सेम हो, और उनका जो है डिस्टेंस सेम हो, जैसे कि पहला क्वेश्चन है, इससे ऑब्जेक्ट जो है ए से बी की तरफ गया, और बी से वापस रिटर्न आया ए की तरफ, बी से वापस रिटर्न आया ए की तरफ, तो जितना ए से बी का डिस्टेंस है उतना बी से ए का डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस यानी सेम है, सेम डिस्टेंस के लिए ये है, और ना इसने कोई डिस्टेंस दिया, ना कोई टाइम दिया, बस इसने ए से बी का जो स्पीड है वो दे दिया कि 4 मीटर पर सेकंड लगा, जिसको हमने u1 से दिखा दिया। ठीक है, और वापस से बी से ए की तरफ आने में जो इसका स्पीड है वो दे दिया 6 मीटर पर सेकंड, उसको हमने u2 से दिखा दिया। तो अब इसको हमको सोल्व करना है, तो इसको हम सोल्व करना है तो ऐसा करेंगे, 4 + 6, और 2 बार गया ना, तो 2 बार अपॉन 2 से डिवाइड कर दिया, जो कि आ गया आपका 4 + 6 10, और अपॉन 2, तो आ गया आपका आंसर 5, जो कि गलत होगा। ये तो सिंपल एवरेज हो गया। सिंपल एवरेज कैसे करते हैं, 50 + 60, दोनों को जोड़ दिया, 50 + 60 2 यूनिट है, तो नीचे 2 लिख दिया, है ना। तो ये सिंपल एवरेज की तरह करते हैं, पर ये यहाँ पे काम नहीं करेगा। वो जैसे 50 मीटर है, 60 मीटर है, 50 सेकंड है, 60 सेकंड है, 50 केजी है, 60 केजी है, तो उस जगह पे ये जो सिंपल चीजें होती है ना, सिंपल वैल्यूज होती है, वहां पे ये काम करता है सिंपल एवरेज। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, जो आपकी वैल्यू है ना, ये मीटर पर सेकंड में है, तो एक तरह से ये रेट वाली कंडीशन में है, किसमें, रेट वाले, रेशो वाली कंडीशन में है। तो यहाँ पे जब रेशो वाली कंडीशन होती है, तो वहां पे हम सिंपल एवरेज का फॉर्मूला नहीं लगा सकते, वरना आंसर जो है गलत आता है। आंसर क्या है हमारा, गलत आएगा। ये सिंपल के लिए लगाते हैं, जैसे 50 मीटर है, 60 मीटर है, वहां पे लगा दो आप, 50 सेकंड है, 60 सेकंड है, वहां एवरेज निकालना है, वहां लगा दो, यहाँ नहीं लगाएंगे, यहाँ लगाएंगे, आंसर हमारा गलत आएगा। कैसे गलत आएगा वो भी अभी देख लेंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एवरेज स्पीड के लिए फॉर्मूला लगाएंगे, 2 × u1 × u2 अपॉन u1 + u2, और ये फॉर्मूला भी जो है वो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम से ही निकला है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम से ही निकला है। अब कैसे निकला है वो बताएंगे, तो वो एक लंबा डेरिवेशन है ना, कैसे निकला है वो एक लंबा डेरिवेशन है। फिलहाल तो आप ये इसको याद रख सकते हैं। और u1 कितना है, 4 है, u2 कितना है, 6 है, u1 और u2 को नीचे लिख दिया आपने, प्लस कर दिया, 4 + 6, तो इस तरह से आपने किया, तो आपका जो आया 48/10, 4.8 मीटर पर सेकंड जो है आपकी स्पीड आ गई। सिंपल एवरेज में क्या आ रही थी, 5 मीटर पर सेकंड, और इसमें क्या आ रही है, 4.8 मीटर पर सेकंड, तो ये जो है 4.8 मीटर पर सेकंड सही है, वो जो है वो गलत है, सिंपल एवरेज नहीं लगेगा इसमें। ठीक है, आई बात समझ में। अच्छा, यहाँ पे आपको अगर एवरेज वेलोसिटी निकालनी हो तो थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल भी करना है। ऑब्जेक्ट जो है गया और वापस उसी जगह पे आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट तो क्या हो गया, जीरो हो गया, डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, जीरो हो गया, तो डिस्प्लेसमेंट अगर जीरो हो गया तो यहाँ पे हम इस फॉर्मूले को अप्लाई कर ही नहीं सकते। क्लियर, आई बात समझ में। ठीक है, थोड़ा सा और चलो इसमें। अब हमने ए से बी का, ये दूसरा वाला, ए से बी का डिस्टेंस किया, 4 मीटर पर सेकंड है ये, और जितना ए और बी का डिस्टेंस है उतना ही ए और सी ट्रेवल किया इसने 6 मीटर पर सेकंड से, और ये भी उतना ही डिस्टेंस है जितना ए और बी का है। ए और बी में कितना स्पीड है इसका, 4 मीटर पर सेकंड।
बी और सी में इसका कितना डिस्टेंस है, 6 मीटर पर सेकंड, ओ सॉरी कितना स्पीड है, 6 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे एवरेज स्पीड निकालेंगे तो बिल्कुल उसी फॉर्मूले से निकाल लेंगे, 2 इंटू यू वन इंटू यू टू अपॉन यू वन प्लस यू टू। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी यहाँ पे भी इस फॉर्मूले से तो नहीं निकाल सकते हम, क्योंकि यहाँ पे हमको डिस्टेंस सॉरी डिस्प्लेसमेंट देना होगा। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट तो ए और सी का होगा। अगर ए और सी का दे रखा है या आप कोई ट्रिक से निकाल सकते हो, जैसे कोई ज्योमेट्री वगैरह है उससे निकाल सकते हो तो अलग बात है, फिर भी टाइम आपके पास नहीं है ना, तो एवरेज वेलोसिटी जो है इससे नहीं निकाल सकते हो। एक तीसरा क्वेश्चन ये है कि इसमें ए से बी तक गए और बी से सी तक गए, और जितना ए और बी का डिस्टेंस है सेम डिस्टेंस के लिए कर रहे हैं हम, क्या ये ट्रिक जो है सेम डिस्टेंस के लिए। तो ए और बी का जितना डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस बी और सी का है। मान लो ये हमने बता दिया कि डी है और ये क्या है, स्ट्रेट लाइन है। तो स्ट्रेट लाइन में तो जितना डिस्टेंस होगा उतना ही डिस्प्लेसमेंट भी होगा। कोई नेगेटिव साइड जा नहीं रहे, कोई इधर उधर आड़ा तिरछा हम कर नहीं रहे, डायरेक्शन से खेल नहीं रहे। तो स्ट्रेट लाइन में तो जितना स्ट्रेट लाइन में पॉजिटिव साइड, मान लो केवल पॉजिटिव साइड है, तो ये जो है जितना डिस्टेंस उतना ही डिस्प्लेसमेंट। तो एवरेज और एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला हमारा काम कर जाएगा। कॉमन सेंस रखना भैया, कॉमन सेंस रखना, ये फॉर्मूला हमारा काम कर जाएगा। इसी तरह से मान लो दो की जगह अगर तीन डिस्टेंस दे रखी है, तीन अलग अलग डिस्टेंस दे रखी है और तीनों के लिए अलग अलग जो है स्पीड दे रखी है, तो यहाँ पे जो ये इसी का फॉर्मूला बना लेंगे। तो u1 इंटू यू टू इंटू यू थ्री अपॉन में u1 प्लस यू टू प्लस यू थ्री करके, इस तरह से बहुत सारी जो है हम बहुत सारे टुकड़ों के लिए ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। पर ये फॉर्मूला कब काम करेगा, जब आपका डिस्टेंस जो है सेम हो। ठीक है, और सेम डिस्टेंस है। अच्छा यहाँ पे एक और बात समझना, यहाँ पे एक और बात समझने की है, वो ये है कि देखो ये यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे देखो, ए से बी तक गए, डिस्टेंस जो है सेम है। मान लो ए से बी तक का जो डिस्टेंस है वो 4 मीटर है, एक सेकंड के लिए मान लो 4 मीटर है। तो और स्पीड कितनी है, 4 मीटर पर सेकंड। तो इसका मतलब इस टुकड़े को पार करने के लिए जो टाइम लगा होगा वो 1 सेकंड लगा होगा। 4 मीटर का टुकड़ा है, 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड है, तो 1 सेकंड लगा होगा। अब ये जो बी से ए तक आए, बी से ए तक आए तो टुकड़ा कितना है, 4 मीटर का, स्पीड कितनी है, 6 मीटर पर सेकंड, वापस आते टाइम 6 मीटर पर सेकंड। तो जो टाइम है वो 1 सेकंड से भी कम लगेगा। टाइम ऑब्वियसली 4 मीटर का टुकड़ा है, 6 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आ रहे हैं, तो टाइम जो है वो 1 सेकंड से भी कम लगेगा। तो यहाँ पे डिस्टेंस जो है सेम है और टाइम अलग अलग है, डिस्टेंस जो है सेम है और टाइम अलग अलग है। तो अब जो नई कंडीशन देखेंगे हम, वहां पे हम देखेंगे कि हमारा जो डिस्टेंस तो है अलग अलग है, डिस्टेंस तो हमारा अलग अलग है, लेकिन हमारा टाइम जो है सेम है। इस कंडीशन के लिए देखते हैं। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, अगर आपको क्वेश्चन में बोला हुआ है कि भैया कोई अलग अलग टुकड़ों के लिए अलग अलग डिस्टेंस के लिए सेम टाइम है, तब आप इस ट्रिक को लगा सकते हैं। वरना आपका जो यूनिवर्सल फॉर्मूला है ना, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, उसी से खेलना, उसी से खेलना है। आई बात समझ में। तो जैसे ए और बी टुकड़ा है, इसका डिस्टेंस अलग है और बी और सी का डिस्टेंस अलग है, पर हमको पता नहीं है ना। और इसकी स्पीड यहाँ ए से बी तक पहुंचने की स्पीड जो है 4 मीटर पर सेकंड है, यहाँ की 6 मीटर पर सेकंड है। तो यहाँ पे अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो हम u1 प्लस यू टू अपॉन, दो टुकड़े हैं तो 1 प्लस 1 है ना, दो टुकड़े हैं तो 1 प्लस 1, ये फॉर्मूला लगा सकते हैं u1 प्लस यू टू अपॉन 2। ये सिंपल एवरेज जैसा हो गया। ये क्या हो गया, सिंपल एवरेज। तो यहाँ पे ये सिंपल एवरेज जैसा फॉर्मूला हम लगा सकते हैं। आपका आंसर जो है बिल्कुल वही आएगा, जो आंसर है वही आएगा। ठीक है, समझ में। तो इसकी जगह टुकड़े हैं तो आप को थोड़ा चेंज कर सकते हैं, u1 प्लस 2 प्लस u3 फॉर्मूला है वो आपके वो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम से ही निकले हुए हैं। इन फॉर्मूले को अगर आप डिकोड करोगे ना, डिकोड करेंगे, डेरिवेशन से डिकोड करना पड़ेगा, तो डिकोड करेंगे तो वहीं पे पहुंच जाएंगे, कुछ अलग नहीं है। ठीक है, तो ये आप ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हो। अगर तीन डिस्टेंस है तो u1 प्लस यू टू प्लस u3, आपका टाइम बचे इसलिए जो है ये शॉर्ट फॉर्मूला है। ठीक है, अच्छा या आप एक काम कर सकते हो, जैसे मान लो आपने, मान लो जैसे टाइम जो है, टाइम सब जगह सेम है, टाइम आपने 1 सेकंड ले लिया, टाइम आपने 1 सेकंड ले लिया। अब आपके पास स्पीड है और टाइम है, आपके पास स्पीड है और टाइम है, तो आप डिस्टेंस निकाल सकते हो। स्पीड और टाइम को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो डिस्टेंस निकल जाएगा। तो डिस्टेंस आपका निकल गया, आपका डिस्टेंस निकल गया, और टाइम तो आपने 1 सेकंड माना ही है, टाइम तो आपने 1 सेकंड माना ही है। तो आप वो जो टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हो, अगर टाइम अगर 1 मानते हो तो। ठीक है, नहीं मानते हो तो ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हो आपका। अच्छा, आपका जो ये थर्ड वाला देखो, इसमें ए से बी तक गए आप, है ना, और बी से सी तक आए, डिस्टेंस जो है अलग अलग है लेकिन टाइम सेम है। अब यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना, यहाँ पे ये एवरेज जो वेलोसिटी वाला जो ये फॉर्मूला लगाया ना हमने, ये मत लगा देना, क्योंकि भैया यहाँ पे जो है डिस्प्लेसमेंट तो अलग अलग आएगा, डिस्प्लेसमेंट अलग अलग आएगा, तो एवरेज वेलोसिटी वाला फॉर्मूला यहाँ पे नहीं लगेगा, वो केवल स्ट्रेट लाइन के लिए ही काम करेगा। तो थोड़ा सा दिमाग से खेलना, अपने दिमाग का सही इस्तेमाल करना, पर एवरेज स्पीड का फॉर्मूला यहाँ पे हम लगा सकते हैं।
ठीक है, क्लियर हो गया? तो दो कंडीशन है, वरना नॉर्मल जो फॉर्मूला है आपका वो तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम या टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, वो तो हर जगह काम करेगा। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चा आपका एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन जैसे कि गाड़ी की स्पीड आपने कभी तेज कर दी, खाली रोड देखा तेज कर दी, गड्ढे आ रहे हैं तो आपने कभी धीरे धीरे कर दी स्पीड को, तो ये स्पीड का कम या ज्यादा करना ही एक्सेलरेशन होता है। कार होती है ना, कार के अंदर एक तो एक्सेलरेटर होता है, एक क्लच होता है, एक ब्रेक होता है। ब्रेक से आप ब्रेक लगाते हो, क्लच से आप गियर चेंज करते हो, और एक्सीलरेटर से आप क्या करते हो? गाड़ी की स्पीड को कम ज्यादा करते हो। जिनके पास कार है वो जानते होंगे, है ना, जिनके पास बाइक है वो भी जानते होंगे कि स्पीड को हमने कभी तेज कर दिया, कभी कम कर दिया। तो ये होता है एक्सेलरेशन। क्या? वेलोसिटी को या फिर स्पीड को जो है कम ज्यादा करना, वेलोसिटी को या स्पीड को कम ज्यादा करना जो है एक्सेलेरेशन कहलाता है। चेंज इन वेलोसिटी क्या कहलाएगा? आपका एक्सेलेरेशन कहलाएगा। इसकी एसआई यूनिट जो होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। स्पीड या वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड। और एक्सेलेरेशन की यूनिट क्या होगी? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। डेफिनेशन सॉरी फॉर्मूला आपने इसका देख ही लिया। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, टाइम के साथ जो है वेलोसिटी में चेंज जो है एक्सेलेरेशन कहलाएगा। अच्छा, अब चेंज होगा तो चेंज के लिए दो वैल्यू चाहिए, पहले की वैल्यू बाद की वैल्यू, तभी तो चेंज होगा। तो इसका जो फॉर्मूला है a इज इक्वल टू वी माइनस यू। वी क्या है यहाँ पे? वी है फाइनल वेलोसिटी, बाद की वेलोसिटी, और यू क्या है? आपकी इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी यानी पहले की वेलोसिटी। तो इन दोनों का जो चेंज है अपॉन टाइम ये कहलाएगा आपका एक्सेलरेशन। ठीक है, अभी तक हमने स्पीड पढ़ा, वेलोसिटी पढ़ा, एवरेज स्पीड पढ़ा, एवरेज वेलोसिटी पढ़ा। अब ये वेलोसिटी में चेंज या फिर स्पीड में चेंज क्या आ गया? एक्सेलरेशन। ठीक है, अच्छा, ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी भी डायरेक्शन होगी, ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी भी डायरेक्शन होगी। तो इसकी डायरेक्शन को हम वेलोसिटी के साथ रिलेशन से समझते हैं। वेलोसिटी की भी इसमें वो डायरेक्शन होती है, डिस्प्लेसमेंट की भी डायरेक्शन होती है। उस डायरेक्शन को हम रेफरेंस पॉइंट से समझते हैं कि रेफरेंस पॉइंट के इधर हमने पॉजिटिव मान लिया, रेफरेंस पॉइंट के इधर हमने नेगेटिव मान लिया। लेकिन एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन है वो रेफरेंस पॉइंट से नहीं मानते, हम किससे मानते हैं? वेलोसिटी से मानते हैं। अच्छा, अगर वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है यहाँ समझना कि वेलोसिटी की डायरेक्शन मान लीजिए पॉजिटिव है। क्या है? पॉजिटिव है, और ये बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है, तो आपका जो एक्सेलरेशन होगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी? पॉजिटिव होगी। और किस में होगा? ये वेलोसिटी की डायरेक्शन में ही होगा। वेलोसिटी की डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा कब? जब वेलोसिटी बढ़ रही है। ठीक है, और वेलोसिटी अगर कम हो रही है, पॉजिटिव वो वेलोसिटी है आपकी, और वेलोसिटी जो है कम हो रही है, आप ब्रेक लगा रहे हो, स्पीड को धीमा कर रहे हो, उस टाइम पे वेलोसिटी कम होगी। उस टाइम पे वेलोसिटी कम होगी या स्पीड कम होगी। तो उस टाइम पे जो है एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन है वो वेलोसिटी के अपोजिट हो जाती है, और ये नेगेटिव होता है। क्या होता है? नेगेटिव होता है। ठीक है, तो इसकी एक्सेलरेशन की डायरेक्शन रेफरेंस पॉइंट से नहीं करते, इसकी डायरेक्शन हम करते हैं वेलोसिटी की डायरेक्शन से, वेलोसिटी के कम या ज्यादा होने से। ठीक है, अच्छा, वेलोसिटी जो है कभी नेगेटिव भी होती है, नेगेटिव साइड भी होती है। तो अगर वेलोसिटी जैसे नेगेटिव साइड है और नेगेटिव साइड ये बढ़ रही है, नेगेटिव साइड जो है वेलोसिटी बढ़ रही है, तो फिर वहां पे एक्सेलरेशन कैसा होगा? नेगेटिव होगा। और अगर नेगेटिव साइड जो है वेलोसिटी जो है डिक्रीज हो रही है, तो वहां पे एक्सेलरेशन जो है पॉजिटिव होगा। पर मोस्टली आपके जो है पॉजिटिव साइड वाला ही, मतलब पॉजिटिव वेलोसिटी वाला ही केस आता है। तो ये इससे ज्यादा कंफ्यूज मत होना, ये नहीं पता हो आपको कोई बात नहीं है, पर इसको तो आपको पता रखना ही है, इसको तो आपको पता रखना ही है। ठीक है, वेलोसिटी बढ़ रही है, एक्सेलरेशन वेलोसिटी की डायरेक्शन में होगा, पॉजिटिव होगा। वेलोसिटी कम हो रही है, एक्सेलरेशन वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में होगा और नेगेटिव होगा। क्लियर? यही सब चीजें हमने यहाँ पे लिखी हुई है आपके कि पॉजिटिव एक्सेलरेशन मतलब डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन सेम किसके सेम होगा? वेलोसिटी के सेम होगा, वेलोसिटी इसमें इंक्रीज होगी। नेगेटिव एक्सेलरेशन जो है एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन, वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन होगी, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन वेलोसिटी के अपोजिट होगी, और वेलोसिटी इसमें डिक्रीज होती हुई होगी। नेगेटिव एक्सेलरेशन क्या इंडिकेट करता है? कि ऑब्जेक्ट जो है स्लो हो रहा है या फिर ब्रेक लगाए जा रहे हैं, ब्रेक अप्लाई हो रहे हैं। नेगेटिव एक्सेलरेशन का क्या मतलब है? कि वेलोसिटी कम की जा रही है, स्लो की जा रही है, ब्रेक लगाए जा रहे हैं। आई बात समझ में? आ गया होगा समझ में, इजी है। अच्छा, जो आपका जो एक्सेलरेशन है ये दो टाइप का होता है। आपका एक्सेलरेशन दो टाइप का होता है, एक तो यूनिफॉर्म या फिर कांस्टेंट एक्सेलरेशन इसको बोलते हैं। अच्छा, कांस्टेंट या यूनिफॉर्म से मतलब समझना, जैसे सेम, जैसे दो है तो दो का मतलब दो ही रहे, चेंज नहीं हो, दो का मतलब दो ही रहे, तो ये हो गया कांस्टेंट या यूनिफॉर्म हो गया। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन या कांस्टेंट एक्सेलरेशन भी ऐसा ही होता है कि अगर किसी मोशन में हमने बोला कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है या कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, और मान लीजिए हमने इसकी वैल्यू पकड़ ली 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो पूरे मोशन के अंदर जो है एक्सेलरेशन कितना रहेगा? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रहेगा। और उस टाइम पे वेलोसिटी का क्या होगा? देखते हैं। पहले तो ये समझ लीजिए कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या है? एक्सेलरेशन विच रिमेन्स द सेम थ्रू आउट द मोशन, पूरे मोशन में जो है एक्सेलरेशन सेम रहेगा, तो उसको बोलेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। और इसमें जो वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी इक्वल अमाउंट इन इक्वल टाइम इंटरवल। वेलोसिटी कैसे चेंज होती है? इक्वल अमाउंट में चेंज होती है
इक्वल टाइम इंटरवल में। यहाँ देखो कि जैसे कार है, इसकी वेलोसिटी जो है पहले 0 थी, फिर 2 हो गई, फिर 4 हो गई, फिर 6 हो गई, फिर 8 हो गई। इक्वल अमाउंट में जो है, इक्वल टाइम में इक्वल अमाउंट में बढ़ रही है इसकी वेलोसिटी। तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन होगा वो कितना होगा, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। सॉरी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा। क्या होगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा। और वो कितने का इंटरवल आ रहा है इसमें, वेलोसिटी में कितने का इंटरवल आ रहा है, 2 का इंटरवल आ रहा है। तो इसका मतलब एक्सेलरेशन जो है वो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। एग्जांपल देखो कि यदि एक्सेलरेशन अगर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है और ये यूनिफॉर्म है, क्या है, यूनिफॉर्म है या कांस्टेंट है, तो वेलोसिटी भी कैसे इंक्रीज होगी, एवरी सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड इंक्रीज होगी। पहले 0 होगी, 2, 4, 6, 8, 10, इस तरह से जो है इंक्रीज होती रहेगी। अच्छा, अगर मान लो गाड़ी जो है धीमे हो रही हो, डिक्रीज हो रही हो, और वहां पे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो, तो वो जो है इक्वल टाइम इंटरवल के इक्वल अमाउंट के हिसाब से ही धीरे होगी। पहले 10, फिर 8, फिर 6, फिर 4, फिर 2, फिर 0, इस तरह से ही धीमी होगी। क्या, इस तरह से ही धीमी होगी। एक और एग्जांपल है फ्री फॉल ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट का फ्री फॉल होना ग्रेविटी की वजह से। मान लो कोई ऑब्जेक्ट जो है गिर रहा है, तो उसको वहां पे भी जो एक्सीलरेशन लगता है वो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन ही लगता है। और ये इसको जो ग्रेविटी की वजह से जो एक्सीलरेशन लगता है उसको हम जी से डिनोट करते हैं। ग्रेविटी की वजह से जो एक्सीलरेशन लगता है उसको हम जी से डिनोट करते हैं। और ये यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है। क्या है ये, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है। तो यहाँ पे एक्सीलरेशन की वैल्यू फिक्स होगी, और वो कितनी होती है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट गिर रहा है तो हर सेकंड उसकी स्पीड कितनी बढ़ेगी, 9.8 बढ़ेगी, 9.8 मीटर पर सेकंड बढ़ेगी। आई बात समझ में। अच्छा, इसका जो ट्रेंड है वो कैसा बनता है, ये टाइम और ये वेलोसिटी, और इसका ट्रेंड जो है एक कांस्टेंट लाइन बनती है। कैसी बनती है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की कांस्टेंट लाइन बनती है। क्लियर आया समझ में, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन जहां पे एक्सेलरेशन की वैल्यू फिक्स हो, ठीक है, और उसके हिसाब से फिर वेलोसिटी में चेंज होगा, उसके हिसाब से वेलोसिटी में चेंज होगा, वो भी मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट है आपका नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इसमें क्या होता है बच्चा, इसमें एक्सेलरेशन की वैल्यू चेंज होती रहती है। आप कभी स्पीड बढ़ा रहे हो, कभी घटा रहे हो, कभी कुछ कुछ बढ़ा रहे हो, कैसे भी बढ़ा रहे हो, कैसे भी घटा रहे हो, तो वहां पे जो है एक्सेलरेशन की वैल्यू चेंज होती रहती है। तो वो एक्सेलरेशन कैसा होता है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है। इसमें एक्सेलरेशन जो है चेंज ड्यूरिंग मोशन, नॉट कांस्टेंट। कांस्टेंट नहीं रहता, एक्सेलरेशन की वैल्यू जो है फिक्स नहीं रहती, कांस्टेंट नहीं रहती, यूनिफॉर्म नहीं रहती, ठीक है। अच्छा, इसमें वेलोसिटी में चेंज कैसा होता है, अनइक्वल अमाउंट इन इक्वल टाइम। इक्वल टाइम इंटरवल में अनइक्वल अमाउंट जो है वेलोसिटी का चेंज होता रहता है। जैसे देखो ये कार है, ये कार की पहले स्पीड मान लो 0 थी, फिर 4 हो गई, फिर 2 हो गई, फिर 7 हो गई, फिर 10 हो गई। अनइक्वल अमाउंट में जो है वेलोसिटी चेंज होती है। तो यहाँ पे एक्सीलरेशन कैसा होगा, नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन होगा, ठीक है। एग्जांपल दिया हुआ है कार, जैसे पहले धीरे जो है स्पीड अप होती है, फिर उसके बाद तेज स्पीड अप होती है, कभी जो है कम हो जाती है, कभी ज्यादा हो जाती है। तो इस तरह की जो मोशन में जो एक्सेलरेशन होता है वो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है। और इसका जो ट्रेंड है वो कर्वी ट्रेंड होता है, ठीक है। अगर वेलोसिटी जो है इंक्रीज हो रही है पर अनइक्वल अमाउंट में जो है चेंज हो रही है, तो इस तरह से बढ़ता हुआ जो है ग्राफ अभी पढ़ेंगे अपन, ग्राफ पढ़ेंगे अपन, डिटेल में पढ़ेंगे, तो वहां पे ये ग्राफ वगैरह जो है सब क्लियर हो जाएगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन समझ में आया, एक्सेलरेशन की वैल्यू जिस मोशन में फिक्स नहीं हो वो नॉन यूनिफॉर्म, जिस मोशन में एक्सेलरेशन की वैल्यू फिक्स हो वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। क्लियर क्लियर क्लियर। अच्छा, एक वर्ड आएगा आपका रिटार्डेशन। रिटार्डेशन क्या होता है बच्चा, नेगेटिव एक्सेलरेशन जानते हो, वेलोसिटी धीरे होती है तो वहां पे नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है, तो ये नेगेटिव एक्सेलरेशन ही रिटार्डेशन होता है। वेलोसिटी अगर डिक्रीज होती है, जैसे कोई कार स्लो हो रही है, तो वहां पे जो नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा उसी को हम रिटार्डेशन बोलते हैं, ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन बोलते हैं। और इसकी डायरेक्शन जो है वेलोसिटी के अपोजिट होती है, ये बता रखा है आपको, है ना। एक वर्ड आएगा आपका जीरो एक्सेलरेशन। जीरो एक्सेलरेशन कब होगा, अच्छा, एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी में चेंज होता है। एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी में चेंज होता है। मान लो वेलोसिटी में चेंज ना हो, और ऐसा कब होगा, जैसे मान लो आप 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहे हो, तो आपकी स्पीड जो है पूरे रास्ते 10 मीटर पर सेकंड है। आपकी स्पीड जो है पूरे रास्ते 10 मीटर पर सेकंड है, वेलोसिटी में चेंज नहीं हो रहा, तो उस टाइम पे एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यानी कि यूनिफॉर्म या कांस्टेंट वेलोसिटी के केस में जो है एक्सीलरेशन क्या होता है, जीरो होता है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी में ना तो स्पीड यानी कि जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है वो चेंज होता है, ना ही डायरेक्शन चेंज होती है, डायरेक्शन भी सेम रहती है। तो अगर डायरेक्शन भी सेम है और वेलोसिटी यानी कि जो वेलोसिटी की स्पीड है जैसे 10 मीटर पर सेकंड है उतनी ही रहती है, तो एक्सेलरेशन जो है जीरो होगा, ना डायरेक्शन में चेंज ना वेलोसिटी की स्पीड में चेंज, ठीक है। अब वेलोसिटी में कोई चेंज हुआ ही नहीं जिससे एक्सेलरेशन जीरो हो गया। आई बात समझ में, तो ये होता है जीरो एक्सेलरेशन। कई बार आपके ये आएगा ये चीज, जैसे ये कार है, इसकी वेलोसिटी जो है हर जगह जो है 10 10 10 10 मीटर पर सेकंड है,
हर जगह क्या है इसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकंड है, तो यहाँ पे जो है जीरो एक्सेलरेशन होगा। ठीक है, एक वर्ड से आपका आमना सामना होगा, एक्सिलरेटेड मोशन। ये क्या होता है? अरे भैया जिस मोशन के अंदर एक्सिलरेशन हो रहा है, चाहे वो यूनिफॉर्म हो रहा है चाहे वो नॉन यूनिफॉर्म हो रहा है, उस मोशन को बोलेंगे हम एक्सिलरेटेड मोशन। उस मोशन को क्या बोलेंगे हम? एक्सिलरेटेड मोशन। अब आएंगे हमारे कुछ कंसेप्ट बिल्डिंग न्यूमेरिकल, कि न्यूमेरिकल आपके कैसे आएंगे। ये तो हमने एक्सेलरेशन को समझ लिया, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को समझ लिया, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को समझ लिया, पॉजिटिव एक्सेलरेशन समझ लिया, नेगेटिव एक्सेलरेशन समझ लिया, जीरो एक्सेलरेशन समझ लिया, रिटार्डेशन समझ लिया, एक्सेलरेटेड मोशन समझ लिया। पर न्यूमेरिकल कैसे आएंगे? न्यूमेरिकल जो आपके है ना इस तरह से आएंगे कि जैसे कोई कार है, उसकी जो है इनिशियल स्पीड, यू से डिनोट कर दिया हमने इसको, इनिशियल स्पीड इसकी 20 मीटर पर सेकंड है, फाइनल स्पीड इसकी 4 सेकंड के बाद, 4 सेकंड के बाद इसकी फाइनल स्पीड जो है 40 मीटर पर सेकंड है। और आपको गिवन है कि यहाँ पे एक्सेलरेशन कैसा है? यूनिफॉर्म है। गिवन रहेगा कि अगर आपको गिवन है कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, तो उस टाइम पे भैया एक्सेलरेशन फाइंड आउट करो। तो ये मेरा प्यारा सा एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, v क्या है 40, u क्या है इनिशियल स्पीड 20, और टाइम कितना लगा इस ड्यूरेशन में? 4 सेकंड। तो ये है कि आपका जो एक्सेलरेशन आ गया 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा, इस ड्यूरेशन में नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन भी हो सकता है। मान लो स्पीड 20 हो, फिर 10 हो गई, फिर 15 हो गई, 20 हो गई, फाइनल स्पीड 40 हो गई। इस ड्यूरेशन में 4 सेकंड के ड्यूरेशन में कुछ भी हो सकता है ना। तो इसने गिवन है कि भैया ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए हम इस तरह से निकालते हैं, ये फॉर्मूला लगा के इस तरह से निकालते हैं। आई बात समझ में? एक और क्वेश्चन देखो कि अगर मान लो आपकी कार की स्पीड जो है 20 मीटर पर सेकंड है इनिशियल स्पीड, और फाइनल स्पीड जो है इसकी जीरो हो जाती है, यानी कि कार रुक गई है। कितने टाइम बाद रुक गई है? 2 सेकंड के बाद रुक गई है। एक्सेलरेशन आपको दिया हुआ है कि भैया यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। ऐसा एक्सेलरेशन है, गिवन रहेगा, परेशान मत होना, गिवन रहेगा। एक्सेलरेशन कैसा है आपका? यूनिफॉर्म है। तो एक्सेलरेशन निकालो, तो भैया एक्सेलरेशन निकालो। v कितना है आपका? 0 है, इनिशियल स्पीड आपकी 20 है, तो आपका क्या आ जाएगा? -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। माइनस का मतलब क्या है कि भैया एक्सेलरेशन क्या है? नेगेटिव है, यानी कि वेलोसिटी डिक्रीज हुई होगी, यानी कि वेलोसिटी डिक्रीज हुई होगी। आई बात समझ में? लास्ट देखो आपका, कोई किसी मोशन में जो है एक्सेलरेशन कभी तो 4 मीटर पर सेकंड था, कभी 5 मीटर पर सेकंड था, तो एक्सेलरेशन में चेंज हो रहा है, एक्सेलरेशन में चेंज हो रहा है। ये किस तरह का एक्सेलरेशन है? ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। इस तरह के एग्जांपल या न्यूमेरिकल आपके आएंगे भी नहीं। और एक्सेलरेशन को जो निकालेंगे ना एक्सेलरेशन के फॉर्मूले से, वो किसी पॉइंट के बीच में वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ही निकल पाएगा। ठीक है, एक स्पेशल केस बनता है आपका एवरेज वेलोसिटी का। एवरेज वेलोसिटी पढ़ी हुई है आपने, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, है ना। तो अगर मेरी बात सुनो, अगर आपका एक्सेलरेशन जो है यूनिफॉर्म या कांस्टेंट रहता है, आपका एक्सेलरेशन जो है यूनिफॉर्म या कांस्टेंट रहता है, तो उस टाइम पे एवरेज वेलोसिटी निकालने का एक और फॉर्मूला है, ये है u + v अपॉन 2। अगर आपको गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है कि आपका जो एक्सेलरेशन है वो यूनिफॉर्म है, तो उस टाइम पे आप एवरेज वेलोसिटी इस तरह से भी निकाल सकते हो। ठीक है, और ये फॉर्मूला कैसे बना? तो इसका जो प्रूफ है वो मैंने इसके नोट्स के बाद में दे रखा है, वो एक डेरिवेशन है, वो एक डेरिवेशन है, आपके है नहीं बुक में। पर अगर किसी बच्चे को समझना हो कि ये फॉर्मूला कैसे आया, तो वहां से देख सकता है। मैं भी थोड़ा सा बता दूंगा, अभी यहाँ क्या है, लंबा हो जाएगा। अभी आप केवल ये ध्यान रखो कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के केस में एवरेज वेलोसिटी को कैसे निकाल सकते हैं? u + v अपॉन 2 से निकाल सकते हैं। क्लियर? ठीक है। और जो एवरेज वेलोसिटी का जो यूनिवर्सल फॉर्मूला है वो तो है ही सही, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो तब भी लगेगा, है ना, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो तब भी लगेगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला तो हमेशा पता रखना ही है। ठीक है, तो ये हो गया आपका। नेक्स्ट है आपका यूनिफॉर्म वेलोसिटी या कांस्टेंट वेलोसिटी। मेरी बात सुनो, आप किसी एक डायरेक्शन में, किसी एक ही डायरेक्शन में जो है एक ही स्पीड से चल रहे हो, मान लो 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहे हो, सेम डायरेक्शन में चल रहे हो, तो वो वेलोसिटी क्या होगी? यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी, या फिर उसको बोलेंगे कांस्टेंट वेलोसिटी। यहाँ डायरेक्शन की बात भी होगी क्योंकि वेलोसिटी के पास डायरेक्शन भी होती है, स्पीड की बात भी होगी क्योंकि वेलोसिटी के पास स्पीड भी होती है, मैग्नीट्यूड होता है ना, तो स्पीड भी होता है। तो इस तरह की वेलोसिटी जिसमें स्पीड भी कांस्टेंट रहे, यूनिफॉर्म रहे, और डायरेक्शन भी जो है सेम रहे, तो उसको बोलेंगे हम यूनिफॉर्म या कांस्टेंट वेलोसिटी। ठीक है, आई बात समझ में? अच्छा, इस केस में क्या होगा? इस केस में जो है एक्सेलरेशन आपका 0 होगा, क्योंकि ना तो आपकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, ना आपकी स्पीड चेंज हो रही है। इसी वजह से वेलोसिटी में भी कोई चेंज नहीं हो रहा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, तो एक्सेलरेशन 0 होगा। एक्सेलरेशन कब होता है? जब चेंज इन वेलोसिटी चेंज होता है, तभी तो होता है एक्सेलरेशन। वेलोसिटी में चेंज हो ही नहीं रहा, तो एक्सेलरेशन जो है 0 होगा। और इस तरह का जो मोशन है वो कहलाएगा यूनिफॉर्म मोशन। अभी यूनिफॉर्म मोशन को और पढ़ेंगे हम, पर इस तरह का मोशन जो है यूनिफॉर्म मोशन कहलाएगा। ठीक है, ना स्पीड में चेंज है, ना डायरेक्शन में कोई चेंज है। तो क्लियर है ये आपको? अभी जब अपन ने पूरा चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो इसमें बीच बीच में ये चीजें आ रही है, आपको पता लग ही रहा है ना। एक होता है आपका नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ये नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है? स्पीड या डायरेक्शन में से कोई भी चीज चेंज हो, चाहे स्पीड चेंज हो, चाहे डायरेक्शन चेंज हो, चाहे दोनों ही चेंज हो, तो आपको कहलाएगा नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी।
ठीक है? और ये जो वेलोसिटी है वो तो पता ही है आपको, पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है ना? और ये मोशन कैसा होगा? नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा। किस तरह का मोशन होगा? नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा। इधर आ जाओ, नेक्स्ट आ जाओ आपका यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन पे आ जाओ। तो यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? जब ऑब्जेक्ट जो है इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम इंटरवल में कवर करता है। इक्वल डिस्टेंस को इक्वल टाइम इंटरवल में कवर करता है तो उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। जैसे कोई कार है, वो है 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, तो इसका मतलब समझना, इसका मतलब वो है कि हर घंटे वो 50 किलोमीटर कवर कर रही है। इसका 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से स्टडी चल रही है ना, बिना स्पीड को कम ज्यादा किए। तो इसका मतलब है कि वो हर घंटे 50 किलोमीटर को कवर कर रही है, इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है। आई बात समझ में? है ना? जैसे कि यहाँ इसमें आपका ये जो फोटो है, इसमें देखो कि ये 0 मीटर, फिर ये 4 मीटर, फिर ये 8 मीटर, ये 12 मीटर, 16 मीटर, और ये जो डिस्टेंस है, कितना कितना डिस्टेंस का गैप है? 4-4 मीटर का गैप है। और 4-4 मीटर को कितने सेकंड में कवर कर रहा है? ये 2-2 सेकंड में कवर कर रहा है। यानी इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो इस तरह का मोशन जो होता है यूनिफॉर्म मोशन होता है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा। नॉन यूनिफॉर्म जो है ऑब्जेक्ट जो है अनइक्वल डिस्टेंस जो है इक्वल टाइम इंटरवल में कवर करे। ये पहले 0 मीटर सेकंड, फिर 1 मीटर, फिर 10 मीटर। अब 1 मीटर को इसने 2 सेकंड में कवर कर लिया, और ये जो 10 मीटर का गैप है इसको इसने 2 सेकंड में कवर किया। ठीक है, ये 15 मीटर का गैप हो गया, 25 मीटर हो गया, इसको इसने 2 सेकंड में कवर किया। यानी अनइक्वल डिस्टेंस को इसने इक्वल टाइम में जो होता है वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है। बहुत बताने की जरूरत है नहीं, है ना? ठीक है, आई बात समझ में? अच्छा, एक और चीज ध्यान रखना कि सभी यूनिफॉर्म मोशन यूनिफॉर्म स्पीड तो होंगे। यूनिफॉर्म स्पीड होंगे सभी यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म स्पीड तो होंगे। स्पीड स्पीड है ना, स्पीड तो होंगे, यानी कि इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस तो कवर करेंगे। पर जरूरी नहीं कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी हो, लेकिन सभी यूनिफॉर्म वेलोसिटी जो है वो यूनिफॉर्म मोशन होते हैं। यूनिफॉर्म मोशन वेलोसिटी का मतलब क्या हुआ? ना डायरेक्शन चेंज, ना स्पीड चेंज। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब क्या हुआ? ना डायरेक्शन चेंज, ना स्पीड चेंज। तो ऑब्वियसली वो यूनिफॉर्म मोशन रहेगा। ठीक है, यहां भी ध्यान देने की बात यह है कि जो यूनिफॉर्म मोशन है वो डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं होता। यूनिफॉर्म मोशन जो है वो डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं होता, वो केवल स्पीड पे ही होता है। इक्वल डिस्टेंस में इक्वल टाइम कवर करना, यही होता है यूनिफॉर्म मोशन। ये डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं होता। ठीक है ये केवल समझ के लिए है, ऐसा कोई पूछेगा नहीं, आएगा नहीं, पर अपने को पता होना चाहिए, अपने को पता होना चाहिए। डिफरेंस बिटवीन यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन पढ़ लिया हमने, समझ लिया। डिफरेंस थोड़ा सा देख लो, जो पढ़ा है वही डिफरेंस है। ये इक्वल डिस्टेंस को इक्वल टाइम इंटरवल में कवर करता है, अनइक्वल डिस्टेंस को इक्वल टाइम इंटरवल में कवर करता है। इसमें स्पीड कांस्टेंट रहती है, स्पीड चेंज हो जाती है। अब स्पीड चेंज नहीं हो रही, स्पीड कांस्टेंट है, तो एक्सीलरेशन जीरो होगा। एक्सीलरेशन जीरो होगा कब? जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो। यूनिफॉर्म वेलोसिटी में ना तो स्पीड चेंज होती है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी में ना तो स्पीड चेंज होती है, ना डायरेक्शन चेंज होती है। ना डायरेक्शन चेंज हो रही है, ना स्पीड चेंज हो रही है, तो फिर एक्सीलरेशन क्या होगा? जीरो होगा। और इन केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन, यहाँ पे ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, और कार जो है, कार भैया जैसे एग्जांपल है, ये कार जो है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कॉन्स्टेंटली चल रही है, तो ये यूनिफॉर्म मोशन हो गया। कार जो है स्लो हो रही है, स्पीड अप हो रही है, तो ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो गया। तो ये आपका यूनिफॉर्म मोशन नॉन यूनिफॉर्म मोशन जो है हो गया कंप्लीट। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ग्राफ्स ऑफ मोशन। मोशन के जो है ग्राफ देखेंगे हम यहाँ पे। अब इस टॉपिक में जो है बच्चे जो है बहुत कंफ्यूज होते हैं, लेकिन आपको 1% भी कंफ्यूज नहीं होना है, पूरा ध्यान से पढ़ना है, और कंफ्यूज मैं आपको होने भी नहीं दूंगा। अच्छा, ग्राफ क्यों बनाते हैं? क्योंकि ग्राफ की हेल्प से हम जो है मोशन को बेटर अंडरस्टैंड कर सकते हैं। कंपोनेंट क्या क्या होते हैं? ग्राफ देखा होगा आपने, एक्स एक्सिस होता है और वाई एक्सिस होता है। एक्स एक्सिस पे हम जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल लेते हैं, वो वेरिएबल इस तरह की चीज लेते हैं जो कि दूसरे पे डिपेंड नहीं करती। जैसे टाइम है, टाइम हमेशा बढ़ेगा। वाई एक्सिस पे लेते हैं हम डिपेंडेंट वेरिएबल जो कि दूसरे एक्स एक्सिस पे डिपेंड करते हैं, जैसे कि डिस्टेंस है, स्पीड है। अभी समझ में आ जाएगा, परेशान होने की जरूरत नहीं बिल्कुल भी। ठीक है, तो ये तो ग्राफ पे लेने का तरीका हो गया। और फिर ग्राफ के बीच में जो लाइन बनती है उसको बोलते हैं हम स्लोप, और ये एक्स और वाई के रिलेशन को रिप्रेजेंट करती है। क्या करती है? एक्स और वाई के रिलेशन को रिप्रेजेंट करती है। देखो ये देखो ये ग्राफ है ना, इस पे ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है ना, और ये जो बीच की जो लाइन होती है इसको बोलते हैं हम स्लोप। क्या बोलते हैं हम? इसको बोलते हैं हम स्लोप। ठीक है, आई बात समझ में? ये जो स्लोप होता है इसका एक फॉर्मूला होता है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। डेल्टा का मतलब डिफरेंस है,
डेल्टा का मतलब क्या है, डिफरेंस है। तो एक्स एक्सिस पे जैसे कोई दो वैल्यू है y2 और y1 उनका डिफरेंस, एक्स पे जो है कोई दो वैल्यू है x2 और x1 उनका डिफरेंस। तो इस तरह से लेके हम जो है उसका स्लोप निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, क्या निकालते हैं, वो सब अभी आगे आपको समझ में आ जाएगा, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो कुछ ग्राफ जो हम इसमें देखेंगे, पहले तो वो कुछ क्या देखेंगे वो समझ लो कि अगर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में जो स्लोप की लाइन है, अगर वो बिल्कुल इस तरह से सीधी लाइन है, तो स्लोप हमारा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। स्लोप हमारा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। जैसे मान लो एक्स एक्सिस पे आपने टाइम ले लिया और वाई एक्सिस पे ले लिया आपने डिस्टेंस ले लिया, तो इनका जो स्लोप है वो बनाएगा आपकी स्पीड को, क्या बनाएगा, स्पीड को। तो ये अगर लाइन सीधी लाइन है तो इसका मतलब आपकी स्पीड जो है कांस्टेंट रहेगी, समझना। इसी तरह से अगर ये कर्व लाइन है तो इसका मतलब आपका स्लोप चेंज हो रहा है, यानी कि आपकी स्पीड चेंज हो रही है। ठीक है, अब ये इस तरह से भी चेंज हो सकती है, इस तरह से भी चेंज हो सकती है। आई बात समझ में, ये भी बढ़ रहा है, ये भी बढ़ रहा है, ये लाइन जो है बढ़ रही है, ये लाइन भी बढ़ रही है, तो आपका स्लोप भी बढ़ रहा है ना, ये समझना आप। अगर जो है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे ये इस तरह का पैरेलल लाइन का स्लोप आ जाता है, स्लोप क्या आ जाता है, पैरेलल लाइन टाइप का आ जाता है, तो यानी कि आपका स्लोप जीरो होगा। तो इस टाइम पे जो भी स्लोप में लेंगे हम, जैसे मान लो स्पीड है, तो यानी कि वो चीज जीरो होगी, स्लोप क्या होगा, जीरो होगा। तो जो स्लोप को जो चीज मानेंगे हम, जैसे मान लो स्पीड माना हमने, तो वो चीज भी जीरो होगी। स्लोप जो है आपकी लाइन जो है नीचे जा रही है, नीचे जा रही है मतलब कि वो चीज जो है नेगेटिव में होगी। कई बार इस तरह की दो लाइन मिल सकती है, तो ये इसमें बताएगा कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। जिसका आपका एक्स एक्सिस से एंगल जो है ज्यादा होगा, जैसे ये बी वाला स्लोप है, वो आपके एक्स एक्सिस से ज्यादा एंगल बना रहा है ना, तो वो ज्यादा होगा। जो कम एंगल बना रहा है वो छोटा होगा। तो ये कुछ मेजर इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, और फिर करेंगे तो समझ में आएगा, आएगा ही सही। तो नेक्स्ट है हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ। दो तरह के ग्राफ हम पढ़ेंगे, डिस्टेंस टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है वेलोसिटी और टाइम के बीच में बनेगा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो है डिस्टेंस और टाइम के बीच में बनेगा। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में हम तीन तरह की सिचुएशन को देखेंगे। तो पहला है इसमें हमारा कांस्टेंट स्पीड वाला। क्या है, कांस्टेंट स्पीड वाला। अच्छा मेरी बात सुनो, एक्स एक्सिस पे हमने टाइम को ले लिया, वाई एक्सिस पे हमने ले लिया डिस्टेंस को। ठीक है, और जो आपकी स्लोप की लाइन है, जो कांस्टेंट लाइन है, सीधी लाइन है, मैंने बताया था सीधी लाइन मतलब कांस्टेंट लाइन बनेगी। तो ये स्लोप की लाइन जो बताती है आपके स्पीड को बताती है, तो स्पीड भी कैसी होगी, कांस्टेंट होगी। अब इस केस में देखना क्या क्या चीजें होगी। पहला तो कि भैया हमारा स्लोप भी कांस्टेंट है, हमारी स्पीड भी कांस्टेंट रहेगी, यानी कि स्पीड भी सेम रहेगी। यूनिफॉर्म मोशन होगा इस टाइम पे। अगर कांस्टेंट स्पीड है यानी कि यूनिफॉर्म स्पीड है, तो हमारा मोशन भी कैसा रहेगा, यहाँ पे यूनिफॉर्म मोशन रहेगा हमारा। और अगर हमको स्पीड निकालनी है, कोई दो पॉइंट के बीच में हमको स्पीड निकालनी है, मान लीजिए एक और दो के बीच में स्पीड निकालनी है, या फिर ए या बी के बीच में स्पीड निकालनी है, तो हम क्या मैथमेटिकल फॉर्मूला यूज करते थे, डिस्टेंस अपॉन टाइम यूज करते थे। स्पीड निकालने के लिए हम क्या फॉर्मूला यूज करते थे, डिस्टेंस अपॉन टाइम यूज करते थे। लेकिन यहाँ पे हम स्लोप वाली लाइन की मदद से भी ये स्पीड निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला क्या होता है इसका, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। ये फॉर्मूला आपको पता है, बता दिया था, है ना। तो निकालने के लिए क्या करेंगे, जैसे हमको कोई पॉइंट गिवन है, ये 1 नंबर पॉइंट है, ये 2 नंबर पॉइंट है, इनके बीच में हमको स्पीड निकालनी है। ठीक है, तो क्या करेंगे, पहले तो 1 नंबर पॉइंट से x पे जो है एक परपेंडिकुलर लाइन डाल देंगे। इसी तरह से 2 नंबर पॉइंट से जो है परपेंडिकुलर लाइन ये एक्स एक्सिस पे डाल देंगे। एक नंबर वाले को x1 दे दिया नाम, 2 नंबर वाले को x2 नाम दे दिया। इसी तरह से सेम हम जो है एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे, 1 नंबर से y पे और 2 नंबर से y पे हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे। 1 नंबर से जो दिया उसको y1 कर दिया, 2 नंबर से जो दिया उसको हमने y2 कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे जो x2 और x1 के बीच का जो टाइम का जो डिफरेंस है, मान लीजिए x1 पे 5 सेकंड है और x2 पे 10 सेकंड है, तो टाइम डिफरेंस कितना हो गया हमारा, 5 सेकंड हो गया। इसी तरह से y पे जो है x2 और सॉरी y2 और y1 के बीच का जो डिफरेंस है 40 और 20 है ना, तो डिफरेंस कितना हो गया, 20 हो गया। तो वो 20 ले लिया हमने, तो उसको हम फॉर्मूले में रख देंगे, 40 माइनस 20 अपॉन 10 माइनस 5। तो इस तरह से 20 अपॉन 5 ये कितना आ गया, 4 मीटर पर सेकंड जो है आपकी स्पीड आ जाएगी। तो इस ग्राफ की मदद से हम जो है बहुत सारी चीजें समझ रहे हैं कि भैया कांस्टेंट मेरा जो स्लोप है, तो मेरा स्पीड भी जो है कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म मोशन है, और स्पीड भी हम इस तरह से निकाल सकते हैं। तो ग्राफ यही हेल्प करता है, बहुत सारी चीजें एक साथ हो जाती है यहाँ पे। आई बात समझ में, कांस्टेंट स्पीड वाला ग्राफ आ गया होगा समझ में। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, अगर स्पीड चेंज हो तो क्या होगा। अगर स्पीड चेंज हो रही है तो क्या होगा, स्पीड चेंज हो रही है तो जो हमारा ग्राफ बनेगा कैसा बनेगा, ये एक कर्व लाइन बनेगी, है ना। ये एक्स एक्सिस पे टाइम, वाई एक्सिस पे डिस्टेंस है, और लाइन जो बनेगी, स्लोप की लाइन जो बनेगी वो कैसी बनेगी, कर्व बनेगी। और स्लोप की लाइन ही हमारी स्पीड की लाइन है। स्पीड कर्व क्यों हुआ, क्योंकि स्पीड चेंज हो रही है।
स्पीड जो है हमारी चेंज हो रही है, और इस स्लोप जो है हमारा इंक्रीजिंग मोड में है। कैसे मोड में है? इंक्रीजिंग मोड में है। तो हमारी जो है स्पीड चेंज को ये बता रहा है। अच्छा, जब स्पीड चेंज हो रही है तो मोशन नॉन यूनिफॉर्म मोशन रहेगा। दूसरी बात ये समझना आप कि ये जो स्पीड की लाइन है, पहले जो स्पीड है ये टाइम के रेफरेंस में ये टाइम तो ज़्यादा बढ़ रहा था और जो है आपका डिस्टेंस जो है कम बढ़ रहा था। ये यहाँ देखना, यहाँ पे जो है टाइम तो ज़्यादा बढ़ रहा था, स्पीड वो डिस्टेंस जो है कम बढ़ रही थी, यानी कि ज़्यादा टाइम में कम डिस्टेंस को कवर कर रहा है, यानी कि उस टाइम पे स्पीड तो कम रही होगी, पर फिर बाद में जो है कम टाइम में ज़्यादा डिस्टेंस कवर करने लगा। यानी स्पीड कैसे हो रही है हमारी? स्लो से फास्ट हो रही है। स्पीड कैसे हो रही है हमारी? स्लो से फास्ट हो रही है, यानी कि स्पीड भी इंक्रीज हो रही है। स्लोप कैसा है हमारा? इंक्रीजिंग है, यानी कि स्पीड भी हमारी इंक्रीज हो रही है। ठीक है, ये इसी टाइप का ये दूसरा कर्व वाला ग्राफ देखो, ये वाला। इसमें क्या हो रहा है? पहले टाइम कम टाइम में ही ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा था, ये लाइन, ये कर्व वाली लाइन जो है कम टाइम में ही ज्यादा स्पीड कवर डिस्टेंस कवर कर रहा था, यानी कि स्पीड पहले तेज बढ़ रही थी, बाद में भी स्पीड बढ़ रही है, बाद में स्पीड स्लो नहीं हो रही, बाद में भी स्पीड बढ़ रही है, पर कंपैरेटिवली कम बढ़ रही है। मान लो पहले जो है स्पीड 0 से लेके 10 हो गई होगी, पहले 0 से लेके 10 हो गई होगी, बाद में धीरे बढ़ रही है, 10 से 11 हो गई, 11 से 12 हो गई, 12 से 13 हो गई, इस तरह से बढ़ दोनों में रही है। ठीक है, तो ये जो स्लोप है आपका कर्व लाइन वाला, जो क्या बताता है? स्पीड चेंज को बताता है। समझ में आया? ठीक है। अच्छा, ये जो कर्व वाली लाइन है ये कभी भी उल्टा नहीं जाएगी, इस तरह से नीचे नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि जो डिस्टेंस है वो हमेशा बढ़ता है, डिस्टेंस जो है हमेशा बढ़ेगा। स्पीड चाहे धीमे बढ़े चाहे तेज बढ़े, स्पीड चाहे कम हो चाहे ज्यादा हो, डिस्टेंस जो है हमेशा बढ़ेगी, डिस्टेंस हमेशा बढ़ेगी, इसलिए लाइन जो है हमेशा ऊपर की तरफ रहेगी। कर्व की लाइन क्या रहेगी? हमेशा ऊपर की तरफ रहेगी। डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है। आपकी जो स्पीड है चाहे धीमे बढ़े चाहे तेज बढ़े, पर जो लाइन है हमेशा, ये कर्व की लाइन हमेशा ऊपर ही जाएगी। ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस हमेशा बढ़ेगा, टाइम के साथ हमेशा डिस्टेंस बढ़ेगा, चाहे स्पीड धीरे बढ़े चाहे तेज बढ़े। लेकिन अगर मान लो सपोज करो कि ये जो ग्राफ है डिस्टेंस टाइम का ना होकर डिस्प्लेसमेंट का होता, डिस्टेंस टाइम का ना होकर डिस्प्लेसमेंट का होता, तो उस टाइम पे लाइन नीचे आ जाती, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव में भी होता है, वो डिस्प्लेसमेंट जो है नेगेटिव में भी होता है, तो उस टाइम पे ये पॉसिबल था। लेकिन डिस्टेंस और टाइम ग्राफ में ये पॉसिबल नहीं है। आई बात समझ में? ठीक है। नेक्स्ट है आपका, अगर रेस्ट की कंडीशन हो, जैसे मान लो कि ये आपका एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस टाइम को दिखा रहा है, वाई एक्सिस डिस्टेंस को दिखा रहा है, और ये जो ओ पॉइंट है आपका रेफरेंस पॉइंट, या इसको ओरिजिन भी बोलते हैं, तो यहाँ से कोई 40 मीटर की डिस्टेंस पे कोई कार खड़ी हुई है और वो रेस्ट की कंडीशन में है। किस कंडीशन में? रेस्ट की कंडीशन में। उसके पास कोई स्पीड नहीं है, तो स्लोप कैसे बनेगा? स्लोप पैरेलल लाइन बनेगा, क्योंकि टाइम तो बीतता जा रहा है ना, टाइम तो बीतता जा रहा है, पर गाड़ी चल नहीं रही, तो स्लोप कैसा? स्पीड नहीं है उसके अंदर, तो वो कोई स्पीड नहीं बढ़ाई, वो कोई डिस्टेंस कवर नहीं करेगी, तो उस टाइम पे स्लोप कैसा बनेगा? पैरेलल बनेगा, जो कि जीरो को दिखाता है। तो यहाँ पे क्या है कि स्पीड भी हमारी जीरो रहेगी। ऑब्जेक्ट जो क्या है, रेस्ट की कंडीशन में, कैसा मोशन होगा? कोई मोशन नहीं है यहाँ पे। ठीक है, एक ये वाला ग्राफ देखो, इसमें जो है 5 सेकंड के बाद में जो है यूनिफॉर्म स्पीड में आई है गाड़ी। कितनी देर बाद? 5 सेकंड के बाद। आ रही बात समझ है? तो ये ग्राफ से थोड़ा खेलना सीखो, ग्राफ से खेलना सीखेंगे। ये दूसरा वाला ग्राफ देखेंगे कि भैया ये जो इस ग्राफ में क्या हो रहा है कि कोई पर्टिकुलर कोई डिस्टेंस मान लो, कोई 20 मीटर डिस्टेंस मान लो, 20 मीटर डिस्टेंस पे 5 सेकंड तक तो टाइम बीता, कोई स्पीड नहीं आई गाड़ी में। 5 सेकंड बाद में इस पर्टिकुलर डिस्टेंस पे ये जो है कांस्टेंट स्पीड से गाड़ी हमारी बढ़ने लगी। आई बात समझ में? ठीक है। इसी तरह से ये तीसरा वाला ग्राफ देखो कि पहले कांस्टेंट स्पीड थी, फिर गाड़ी जीरो हो गई, गाड़ी की स्पीड जीरो हो गई, कोई डिस्टेंस नहीं बढ़ा, फिर बाद में जो है कोई अनइवन स्पीड से जो है गाड़ी हमारी बढ़ने लगी, इसलिए कर्व वाला ग्राफ आ गया। तो ये ग्राफ से आपको खेलना आना चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ 3 तरह की सिचुएशन होती है हमारी, जो कि ग्राफ से, डिस्टेंस टाइम ग्राफ से हम कवर करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ। नेक्स्ट है हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ। इसमें हम टाइम और वेलोसिटी के बीच में ग्राफ बनाएंगे। इसमें वैसे तो 3 सिचुएशन होती है, पर हम जनरल समझने के लिए 5 सिचुएशन बनाएंगे। तो पहली सिचुएशन है हमारा कि अच्छा, ये जो ग्राफ है इसमें जो है ये एक्स एक्सिस तो जो टाइम को बता रहा है, और वाई एक्सिस जो है वेलोसिटी को बता रहा है, और स्लोप जो है आपका एक्सेलरेशन को बताएगा। स्लोप जो है आपका किसको बताएगा? एक्सेलरेशन को बताएगा। तो जो सिचुएशन की बात कर रहा हूं मैं, पहली सिचुएशन है आपकी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की। कैसी है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की। यूनिफॉर्म या फिर कांस्टेंट एक्सेलरेशन भी बोल सकते हैं हम। तो हमारी स्लोप की लाइन सीधी है, तो क्या बता रही है? वो कांस्टेंट होने को बता रही है। तो यहाँ पे जो हमारा एक्सेलरेशन रहेगा वो भी यूनिफॉर्म या कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, आई बात समझ में? तो हमारा एक्सेलरेशन कैसा है? कांस्टेंट या यूनिफॉर्म है। अब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में स्पीड जो है इक्वल अमाउंट में बढ़ती है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में, जैसे मान लो कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो आपकी वेलोसिटी कैसे बढ़ेगी? 2, 4, 6, 8 इक्वल अमाउंट बढ़ेगी, है ना? तो यहाँ पे अब जब बढ़ रही है, इस वेलोसिटी बढ़ रही है, तो फिर मोशन जो है यूनिफॉर्म कैसे हो सकता है? मोशन क्या होगा? नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा। मोशन जो है इक्वल टाइम में अलग अलग डिस्टेंस कवर कर रहा है।
4 की स्पीड से 4 मीटर कवर करेगा, 8 की स्पीड से 1 सेकंड में 8 मीटर कवर करेगा, 10 की स्पीड हो गई है तो 1 सेकंड में 10 मीटर कवर करेगा। ठीक है, तो मोशन कैसा होगा? नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला v माइनस यू अपॉन टी होता है। टी का मतलब भी टाइम डिफरेंस ही लेते हैं हम, इसलिए डेल्टा टी लिखा है। और स्लोप जो है, इस स्लोप की मदद से भी हम एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, क्योंकि स्लोप जो है एक्सेलरेशन को ही तो दिखा रहा है। तो अगर कोई दो पॉइंट के बीच में हमको एक्सेलरेशन निकालना है तो कैसे निकालेंगे? मान लीजिए हमने ये एक्सेलरेशन की लाइन पे या स्लोप की लाइन पे हमने कोई दो पॉइंट ले लिए, 1 पॉइंट और 2 पॉइंट। पहले की तरह एक्स पे जो है परपेंडिकुलर लाइन बना लेंगे दो, एक x1 की, एक x2 की, और एक दो हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे y1 की और y2 की। ठीक है, वो जो डिफरेंस है उसको हम यहाँ पे लिख देंगे। जैसे लीजिए y2 माइनस y1, y2 कितना है? 10 है, और y1 जो है 8 है, तो वो 10 माइनस 8 जो है हमने यहाँ पे लिख दिया। इसी तरह से टाइम का, ये 5 सेकंड है, ये 4 सेकंड है, तो 5 सेकंड और 4 सेकंड के बीच का डिफरेंस हमने यहाँ पे ले लिया, और इस तरह से एक्सेलरेशन मिल गया हमको 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इस तरह से कोई दो पॉइंट के बीच का एक्सेलरेशन भी हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वाला केस है, एक्सेलरेशन कैसा है? यूनिफॉर्म या कॉन्स्टेंट है, तो लाइन भी स्लोप भी हमारा कॉन्स्टेंट है। ठीक है, तो मैथमेटिकल फॉर्मूला तो हमारा v माइनस यू अपॉन टी है, पर ये जो स्लोप वाला फॉर्मूला है, ये y2 माइनस y1, वहां से भी हम एक्सेलरेशन को प्राप्त कर सकते हैं। और वेलोसिटी कैसे इंक्रीज होती है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में? मैंने बता ही रखा है, जितना एक्सेलरेशन होगा उतनी ही वेलोसिटी जो है हर सेकंड में बढ़ती जाएगी। तो ये क्लियर हुआ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का। स्ट्रेट स्लोप लाइन मिलेगी इसमें हमको। क्लियर। नेक्स्ट है आपका नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन जो है नॉन यूनिफॉर्म है। एक्सेलरेशन कभी कुछ बढ़ रहा है, कभी कुछ बढ़ रहा है, कभी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया, कभी 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया, कभी 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया। तो इस तरह से हमारा एक्सेलरेशन बढ़ रहा है। तो इस टाइम पे जो हमको स्लोप की लाइन मिलेगी वो भी कर्व लाइन मिलेगी। ठीक है, और ये लाइन किसको बताती है? स्लोप को बताती है। तो यानी कि लाइन चेंज हो रही है तो एक्सेलरेशन भी चेंज होगा। ठीक है, तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में मोशन भी कैसा होगा? नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या होता है? इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर होना चाहिए, पर यहाँ पे होगा ही नहीं, ऐसा होगा ही नहीं, है ना। ठीक है, आई बात समझ में? क्लियर, आगे होगी। अच्छा, इस वाले ग्राफ में जो है एक्सेलरेशन कैसे बढ़ रहा है? ये फास्ट बढ़ रहा है। इसमें कैसे बढ़ रहा है? फास्ट बढ़ रहा है। पहले ये तेजी से बढ़ रहा है, तेजी से बढ़ रहा है, तेजी से बढ़ रहा है ना, तेजी से बढ़ रहा है। ठीक है, और ये इस वाले ग्राफ में पहले तो तेजी से बढ़ा था, लेकिन बाद में थोड़ा स्लो बढ़ रहा है। अब स्लो का मतलब ये नहीं है कि वेलोसिटी स्लो का मतलब ये नहीं है कि जो आपकी जो है एक्सेलरेशन वेलोसिटी जो है कम हो रही है। आपकी वेलोसिटी तो बढ़ रही है, बढ़ी रह तो रहा है, पर वेलोसिटी पहले के कंपैरिजन में अब धीरे बढ़ रही है। ठीक है, वेलोसिटी जो है कम नहीं हो रही है, आपकी वेलोसिटी बढ़ ही रही है। तो ये समझ में आना चाहिए, ये ग्राफ से ये चीजें समझ में आनी चाहिए हमको। यहाँ पे वेलोसिटी पहले धीरे बढ़ रही थी, यहाँ तेज बढ़ रही है। यहाँ पे वेलोसिटी अब जो है हमारी तेज बढ़ रही थी, अब धीरे बढ़ रही है, पर बढ़ रही है। क्लियर। नेक्स्ट है आपका नेगेटिव एक्सीलरेशन, जिसको हम रिटार्डेशन भी बोलते हैं। इसमें वेलोसिटी क्या होती है? डिक्रीज होती है। गाड़ी में ब्रेक लगाते हैं, वेलोसिटी डिक्रीज होती है, तो वो वाली कंडीशन है ये हमारी। तो नेगेटिव एक्सीलरेशन जिसको हम रिटार्डेशन बोलते हैं, इसमें स्लोप कैसा होगा? नेगेटिव स्लोप जाएगा। स्लोप कैसा होगा? नेगेटिव जाएगा। अब मेरी बात सुनना, अगर ये स्ट्रेट लाइन मिल रही है तो जो रिटार्डेशन भी हो रहा है वो भी यूनिफॉर्म हो रहा है। रिटार्डेशन कैसा हो रहा है? वो भी यूनिफॉर्म हो रहा है। लेकिन अगर कर्वी लाइन हो रही है तो नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन हो रहा है ना। जैसा कि यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन या नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में हमने देखा था, है ना। तो यहाँ पे भी नेगेटिव एक्सेलरेशन हो रहा है, पर इस तरह से हो रहा है। ठीक है, आई बात समझ में? तो यहाँ पे नेगेटिव तो एक्सेलरेशन है, जिसको हमने रिटार्डेशन बोला। वेलोसिटी जो है डिक्रीज हो रही है, और वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, तो ऑब्वियसली जो है मोशन कैसा होगा? नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा हमारा। ठीक है, स्लोप कैसा है यहाँ पे? नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। और यहाँ से हम कोई दो पॉइंट के बीच में, ये वाला जैसे यूनिफॉर्म रिटार्डेशन है हमारा, तो इस केस के लिए अगर हम एक्सेलरेशन निकालेंगे y2 माइनस y1 के बीच निकाल लेंगे। कोई दो पॉइंट मान लिया हमने। मान लीजिए जो पहला वाला पॉइंट है वो कितना है? 40 है। दूसरा वाला पॉइंट है हमारा 20 है। तो बाद दूसरा वाला पॉइंट क्या है? 20 है हमारा। तो 20 माइनस 40, इधर 10 माइनस 5, तो माइनस में आ गया। माइनस 20 अपॉन 5 जो है -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का जो है इसमें रिटार्डेशन हो रहा है। -4 मीटर पर सेकंड का इसमें एक्सेलरेशन हो रहा है। आई बात समझ में? नेगेटिव एक्सेलरेशन समझ में आया? ये यूनिफॉर्म रिटार्डेशन है, ये नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन है। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है आपका फ्लैट लाइन मिले अगर आपको। अब यहाँ पे डिस्टेंस टाइम ग्राफ में फ्लैट लाइन मिली थी, वहां पे मतलब स्पीड 0 हो गई थी। लेकिन यहाँ पे हमारा फ्लैट लाइन क्या बताएगा? स्लोप 0 को बताता है, तो यानी कि एक्सेलरेशन भी 0 है। लेकिन एक्सेलरेशन 0 का मतलब क्या होता है? वेलोसिटी कांस्टेंट। वेलोसिटी कांस्टेंट, ये क्या लाइन बता रही है? वाई एक्सिस वाली वेलोसिटी कांस्टेंट। अगर इस पॉइंट पे हमारी वेलोसिटी जो है 20 मीटर पर सेकंड है, तो इसका मतलब गाड़ी जो है टाइम के साथ 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ही चले जा रही है। वेलोसिटी में कोई चेंज हो ही नहीं रहा। एक्सेलरेशन 0 है, वेलोसिटी में कोई चेंज हो ही नहीं रहा, ये बताता है एक्सेलरेशन 0। तो अच्छा,
वेलोसिटी कैसी रहेगी, यूनिफॉर्म रहेगी, तो मोशन भी कैसा है हमारा, यूनिफॉर्म मोशन है। अब ये देखना आपको जितने भी ग्राफ बताए ना आपको, इसमें किसमें यूनिफॉर्म मोशन है, किसमें नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, तो ये सारा कंपेयर करना है आपको, ठीक है। अगर हम आपका इसमें जो वैल्यू रखते हैं तो y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 रखेंगे। अब x2 और x1 तो एक ही लाइन पे है, तो एक ही वैल्यू आएगी, 20 माइनस 20 तो जीरो आएगा। एक्सेलरेशन कैसा होगा, जीरो होगा। वेलोसिटी कैसी होगी, कांस्टेंट होगी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, अगर रेस्ट की पोजीशन हो तो क्या हो, ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पे हो, तो अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, जैसे मान लीजिए ओरिजिन पॉइंट है आपका, तो वेलोसिटी, ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पे है तो कोई वेलोसिटी नहीं होगी, ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पे तो कोई वेलोसिटी नहीं होगी, कोई वेलोसिटी नहीं होगी तो आपका एक्सेलरेशन भी क्या होगा, जीरो होगा, आपका एक्सेलरेशन भी जीरो होगा। यानी अगर वेलोसिटी नहीं है तो किस बात का जो है एक्सेलरेशन, ठीक है। तो इस कंडीशन में इस तरह का बना सकते हैं। स्लोप की लाइन कैसे बनेगी, इसी के पैरेलल बनेगी भैया, इसी के पैरेलल, कोई आपका जो है नहीं हो रहा, कोई उसमें कोई अगर वेलोसिटी होती और वो कांस्टेंट होती तो पर्टिकुलर जगह पे जाके ये पैरेलल बनता, पर यहाँ पे तो कोई वेलोसिटी है ही नहीं, ठीक है। तो वेलोसिटी जीरो, एक्सेलरेशन जीरो, कोई मोशन है ही नहीं। आई बात समझ में, ये बिल्कुल आ गया होगा समझ में। नेक्स्ट है आपका, और जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर एरिया से आपको डिस्टेंस निकालनी है, डिस्टेंस बोले या डिस्प्लेसमेंट बोले, ये निकालना है आपको। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में ही निकलेगा ये। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में कैसे निकलेगा ये, कि जो आपका ग्राफ है, वो जो ग्राफ है आपकी, जो ग्राफ की स्लोप वाली लाइन किसको बताती है, एक्सेलरेशन को बताती है। इस लाइन से आप जो एक्स एक्सिस पे जो अंडर कवर एरिया बनाओगे, जैसे कोई पॉइंट दे दिया, ए पॉइंट दे दिया, इस पॉइंट से आपने एक्स एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर लाइन खींच दी, और ये जो आपका अंडर कवर एरिया है वो आपका डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस देगा। अगर सीधी स्ट्रेट लाइन की बात है तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस एक ही होता है ना, तो ये आपका डिस्टेंस देगा आपको, ये जो ग्राफ है। क्यों देगा, क्यों देगा, मेरी बात सुनिए। तो वो इसलिए देगा कि आपका जो एरिया क्या होता है, रेक्टेंगुलर हो, रेक्टेंगल में एरिया क्या होता है, लेंथ और विड्थ जो है आपका एरिया होता है, लंबाई और चौड़ाई जो है आपका एरिया बनाती है ना। तो यहाँ पे भी एक लाइन तो जो है ये, जैसे मान लीजिए ये लंबाई की लाइन है जो टाइम को रिप्रेजेंट कर रही है, और चौड़ाई की लाइन जो है वो वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रही है। तो लंबाई और चौड़ाई को करेंगे तो आपका यहाँ पे टाइम और वेलोसिटी मिलके क्या बनाता है, डिस्प्लेसमेंट बनाता है। वहाँ पे लंबाई और चौड़ाई मिलके क्या बनाती है, एरिया बनाती है। तो जब लंबाई और चौड़ाई मिलके वहाँ पे एरिया बना रही है, तो यहाँ पे लंबाई और चौड़ाई मिलके जो है डिस्प्लेसमेंट बनाती है। तो ये सिमिलर हो गया ना, तो इस तरह से हम इसका एरिया निकाल के जो है डिस्प्लेसमेंट भी निकाल सकते हैं। आई बात समझ में, नहीं आई क्या, नहीं, मेरी बात सुनो फिर से, देखो इसको समझो इस क्वेश्चन को, कि व्हाई डज द एरिया अंडर द ग्राफ गिव डिस्प्लेसमेंट। ये डिस्प्लेसमेंट क्यों देता है, क्योंकि एरिया क्या होता है, लेंथ और विड्थ होता है। डिस्प्लेसमेंट भी क्या होती है, वेलोसिटी और इनटू टाइम होता है। तो एक लाइन तो यहाँ पे, ये देखना, एक लाइन तो यहाँ पे, एक लाइन तो वेलोसिटी की है, ये लाइन है ना वेलोसिटी की, इसको इधर बना सकते हैं मान लो, और एक लाइन जो है आपकी वो टाइम वाली लाइन है। तो टाइम और वेलोसिटी का मल्टीप्लाई आपको डिस्प्लेसमेंट देगा। तो इसी तरह से अगर आप इसका एरिया निकाल दोगे लेंथ और विड्थ का, तो वो भी आपको एरिया देगा। तो वो एरिया जो है सिमिलर हो जाएगा किसके, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस के। तो हम इससे जो है इसकी मदद से, एरिया अंडर द ग्राफ की मदद से जो है हम क्या निकाल सकते हैं, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, अब निकालने का तरीका क्या है, निकालने का तरीका ये है कि पहला क्वेश्चन ये है आपका, कि देखना, पहला क्वेश्चन है आपका, निकालना है आपको जो ये, जैसे कोई ए पॉइंट है, ओरिजिन से ए पॉइंट दिया हुआ है, तो इस ए पॉइंट तक, जीरो से लेके, ओरिजिन से लेके इस ए पॉइंट तक आपको क्या निकालना है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट निकालना है मान लो आपको, ठीक है। तो इसका हम क्या बना, ये हमारा बन गया, ये हमारा बन गया क्या बन गया, ये हमारा राइट एंगल ट्रेंगल बन गया, एक क्या बन गया, राइट एंगल ट्रेंगल बन गया, ठीक है। तो इसका एरिया निकालेंगे, तो राइट एंगल ट्रेंगल का जो एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या आता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है। तो बेस में हमने क्या ले लिया, बेस में हमने ये बेस ले लिया टाइम वाला, तो टाइम कितना है, 3 है, ठीक है। और आपका जो हाइट है उसमें कितना है, वेलोसिटी कितनी थी वहां तक, 4 थी, तो वहां पे 4 ले लिया हमने। तो 1/2 इंटू 3 इंटू 4, 1/2 इंटू 3 इंटू 4 किया, तो ये आ गया आपका 6 मीटर। अच्छा, एरिया तो मीटर स्क्वायर में आता है, पर हमको एरिया थोड़ी निकालना था, एरिया के फॉर्मूले से हमको, एरिया के फॉर्मूले को सिमिलर करके हमको डिस्टेंस निकालना था। तो डिस्टेंस हमारी सिमिलर होगी ना इसके, तो कितनी हो गई, 6 मीटर हो गई हमारी डिस्टेंस। आई बात समझ में, ठीक है। इसी तरह से ये दूसरा ग्राफ दिया हुआ है, इसमें जो है आपको, अब ये ग्राफ समझ जाओ आप, इसमें एक्सेलरेशन जीरो वाली कंडीशन है, ये वेलोसिटी इसमें कांस्टेंट है। इस वाले ग्राफ में हमको कि भैया ये जो कांस्टेंट वेलोसिटी से कोई गाड़ी चल रही है तो ये क्या डिस्टेंस कवर करेगी, तो इसमें हमको निकालना है। तो हमने कोई ए और कोई बी पॉइंट, इसके बीच में हमको डिस्टेंस निकालनी है।
कोई गाड़ी चल रही है ए और बी पॉइंट के बीच में कांस्टेंट स्पीड से, एक्सीलरेशन 0 है, उस कंडीशन में हमको डिस्टेंस निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे? तो भैया हम यहाँ पे जो रेक्टेंगुलर है उसका फॉर्मूला, रेक्टेंगल का फॉर्मूला लगा देंगे यहाँ पे। तो आपका ए बी डी सी ये जो है एक रेक्टेंगल बन गया। तो ए सी ओ इंटू सी डी जो है आपका लेंथ और विड्थ दे देगा। तो ये कितना है, 0 से 10 तक तो आपका मान लीजिए ये विड्थ हो गया या लेंथ हो गया, और आपका सी और डी जो है इसका डिफरेंस क्या हो गया, ये लेंथ हो गया। ठीक है, तो ये कितना है 5 और ये कितना है 10, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 50 मीटर जो है वो आ जाएगा। 50 मीटर स्क्वायर नहीं, एरिया नहीं निकालना आपको, एरिया सिमिलर कर रहेगा यहाँ पे डिस्टेंस को या डिस्प्लेसमेंट को। ठीक है, तो ये हमारा डिस्टेंस आ गया 50 मीटर। इसी तरह से मान लीजिए कोई एक एक्सेलेरेशन है, कांस्टेंट एक्सेलेरेशन है, और उसमें किसी ए और बी पॉइंट के बीच का निकालना है। तो हम इसमें इस तरह से ये पैरेलल लाइन नीचे बना दी, पैरेलल लाइन नीचे बना देंगे, और हम दो शेप में डिवाइड कर देंगे। एक तो इसको रेक्टेंगल में डिवाइड कर देंगे और एक इसको राइट एंगल ट्रायंगल में डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ से ये वैल्यू जो है एक्स एक्सिस वाली वैल्यू है वो यहाँ पुट कर सकते हैं, है ना, और उसको ये जैसे पुट किया हमने, तो बी और सी के बीच में कितना है, बी और सी के बीच का जो डिफरेंस है वो 10 है, 10 लिख दिया। 0 और 10 के बीच में, मतलब कि सी और डी के बीच में डिफरेंस कितना है, 10 है, वो 10 लिख दिया। ठीक है, ई और डी के बीच में कितना डिफरेंस है, 5, तो 5 लिख दिया। तो ये इसका रेक्टेंगल का जो एरिया और इसका एरिया निकाल लेंगे, और दोनों के एरिया को निकाल के हम सम कर देंगे। तो इस तरह से हमारा 75 मीटर ये आ गया। ठीक है, आ गया, कितना आया ये हमारा सम करने पे कितना आया, तो ये सम करने पे जो एरिया आया वो किसके बराबर, वो डिस्टेंस के बराबर रहेगा, जो 75 मीटर। ठीक है भाई, राइट एंगल ट्रायंगल और ये रेक्टेंगल को ले लिया हमने, उनका एरिया ले लिया, प्लस कर दिया, तो ये हमारा जो है एरिया से हमने डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट निकाल लिया। ठीक है, उसकी स्टेट बात हो रही है। एक और क्वेश्चन हो गया हमारा, देखो इस क्वेश्चन में क्या करेंगे हम, जो है इस क्वेश्चन में जैसे आप एक्सेलेरेशन इस तरह, पहले तो एक्सेलेरेशन, फिर जीरो एक्सेलेरेशन हो गया, फिर एक्सेलेरेशन जो है नेगेटिव हो गया। तो एक्सेलेरेशन नेगेटिव हो रहा है, जीरो हो रहा है, उससे आपको कोई लेना देना नहीं है, आपको बस ये शेप से मतलब है। तो इस शेप के लिए आप शेप बना देंगे, और शेप के लिए जो चीज़ें हैं वो रख देंगे, जैसे टाइम के हिसाब से रख देंगे, ये टाइम 5 सेकंड है, यहाँ 10 सेकंड है, यहाँ 15 सेकंड है। तो अलग अलग शेप के लिए अलग अलग चीज़ ले लेंगे। जैसे ये पहली कंडीशन है, इस पहली कंडीशन के लिए टाइम कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। पहली कंडीशन क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसके लिए आपकी लेंथ या विड्थ जो है 5 हो गई। फिर ये सीधी लाइन 20 तक जा रही है, तो ये आपका लेंथ कितनी होगी या हाइट कितनी होगी, 20 हो गई, तो वो ले लिया। तो इस तरह से 3 जो है हमने शेप बना लिए, और तीनों शेप को जो है प्लस कर देंगे, तीनों शेप के एरिया को प्लस कर देंगे हम, तो हमारा जो है डिस्टेंस, तीनों का डिस्टेंस वो एरिया निकल जाएगा, और जो एरिया है वो हमारे डिस्टेंस के बराबर होगा। ठीक है, इसी तरह से ये ग्राफ जो है इसमें ये नेगेटिव नीचे की तरफ दिया हुआ है, आपको नेगेटिव की तरफ है, पॉजिटिव की तरफ है, कोई दिमाग नहीं लगाना। जितने भी शेप दे रखे हैं उस शेप का आपको पॉजिटिव में वो एरिया निकाल लेना है। तो ये पहले वाला ही ग्राफ है, उसी को हमने ये आगे बढ़ा दिया है, तो ये डबल हो गया, तो 200 मीटर, ये 400 मीटर हो गया। ठीक है, डोंट डू मेजर मिस्टेक, एक्सेलेरेशन नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, आपको कोई इसमें नहीं देखना, क्योंकि आपको तो केवल डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट निकालना है यहाँ पे। ठीक है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट निकालना है, और यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव नहीं देखना, क्योंकि ये ग्राफ हमारा सिमिलर ग्राफ है, सिमिलर दे रहा है, डिस्टेंस को सिमिलर दे रहा है आपको, है ना, जो कवर कर रहा है उसको। तो आपको केवल एरिया अंडर ग्राफ से जो है इस तरह से आप डिस्टेंस निकाल सकते हो। क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारा इक्वेशंस ऑफ मोशन की जो है इक्वेशन। अब मोशन की इक्वेशन वैसे तो बहुत सारी होती है, पर हमको ये जो केवल 3 इक्वेशन पढ़नी है, और ये 3 इक्वेशन कब अप्लाई होती है ये बिल्कुल ध्यान देना, कि जो है आपका ऑब्जेक्ट का मूवमेंट कैसा हो, मोशन कैसा हो, स्ट्रेट लाइन में हो, और एक्सेलेरेशन कैसा हो, यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन हो। ये 3 जो है इक्वेशन कब काम आएगी आपकी, स्ट्रेट लाइन में मोशन हो और यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन हो। ठीक है, और भी बहुत सारी होती है, पर वो हमको पढ़ने समझने के लिए अभी उपलब्ध नहीं है, ऐसा आप मान के चलिए। तो पहली इक्वेशन है आपकी v इजकल टू u प्लस AT। ये एक तरह से आपका जो एक्सेलेरेशन निकालने का फॉर्मूला था ना, वही है, एक्सेलेरेशन निकालने का जो फॉर्मूला था ना वही है, इसमें से v को हमने इधर ले लिया है। ठीक है, तो v हमारा फाइनल वेलोसिटी को देता है, u हमारा इनिशियल वेलोसिटी को देता है, a जो है हमारा एक्सेलेरेशन है, और s जो है हमारा डिस्प्लेसमेंट को देता है। ठीक है, दूसरी इक्वेशन जो है डिस्प्लेसमेंट को पता करने की है, क्या है फॉर्मूला इसका, ut प्लस 1/2 AT स्क्वायर। तीसरी इक्वेशन है आपके v स्क्वायर इजिकल टू u स्क्वायर प्लस 2as।
ठीक है? तो मेरी बात सुनिए, पहले जो है आपके सिलेबस में क्या इन जो तीनों इस इक्वेशन को प्रूफ करना भी पूछता था, इनके डेरिवेशन पूछता था, ग्राफिकल डेरिवेशन भी पूछता था, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी पूछता था कि भैया कैसे इनको प्रूफ किया है। लेकिन अभी वो हमारे सिलेबस में है नहीं, तो सिलेबस बढ़ाने का कोई मतलब है नहीं। ठीक है? अब आप इनको याद कर लेंगे। बहुत सारे टीचर बहुत सारी तरह की ट्रिक्स बताते हैं। ट्रिक के बारे में आपको ये बताऊँ कि ट्रिक आप एग्ज़ाम में भूल जाते हैं, इसलिए आप ये फ़ॉर्मूला भी भूल जाओगे, गलत करोगे। ट्रिक बनानी है, दिमाग से अपनी ट्रिक बनाएँ। किसी दूसरे की ट्रिक अगर बना रहे हो, तो उसको भी बहुत अच्छे से, बहुत ध्यान से जो है लर्न करें। ठीक है? वरना मेरा सुझाव तो ये है कि 2, 3, 4 बार आप इनको ढंग से लिखोगे, तो आपको वैसे ही ये लर्न हो जाएगी। ठीक है? तमीज़ से, समझ के, बिल्कुल इत्मीनान से, बिल्कुल आराम से इनको जो है, क्योंकि गलती करते हैं, अभी देखने में बहुत आसान लग रही है, पर कुछ ना कुछ कभी यू स्क्वायर की जगह यू कर दोगे, टी स्क्वायर की जगह टी कर दोगे, इस तरह की गलतियाँ होती है, तो ये गलती जो है बहुत भारी पड़ जाएगी। ये गलती करनी नहीं है अपन को। ठीक है? तो इन इक्वेशन से रिलेटेड जो है, अब सबसे जो मेन न्यूमेरिकल है, हमने जितना पढ़ा है, जितना समझा है, वो सारे के न्यूमेरिकल अब यहाँ पे काम आएँगे। वो सारे फ़ॉर्मूले सब यहाँ पे काम आ जाएँगे, वो सारी समझ यहाँ पे काम आ जाएगी। और आपके जो न्यूमेरिकल आते हैं ना, वो बन आते यहीं से हैं। इन्हीं इक्वेशन से रिलेटेड आते हैं। मेजर जो न्यूमेरिकल है, वो सब इन्हीं से रिलेटेड होते हैं। तो कुछ ये जो है आपके न्यूमेरिकल देखेंगे। अच्छा, एग्ज़ाम में देगा वो आपको कि ये भैया ये एक्सेलेरेशन कैसा हो रहा है यहाँ पे? यूनिफ़ॉर्म एक्सेलेरेशन हो रहा है। इस चीज़ को ध्यान रखना है। क्या देगा? देगा वो आपको कि भैया यूनिफ़ॉर्म एक्सेलेरेशन हो रहा है। ठीक है? तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, कुछ न्यूमेरिकल करते हैं हम। जैसे कोई ट्रेन है, वो रेस्ट से स्टार्ट करती है और 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड को अटेंड कर लेती है 5 मिनट में। कितने टाइम में? 5 मिनट में। पहला तो इसने स्पीड या वेलोसिटी मान लो, स्ट्रेट लाइन के लिए बात हो रही है, तो वेलोसिटी स्पीड ठीक है ना? तो जो है आपकी वेलोसिटी कितनी है? 72 किलोमीटर पर आवर में। किलोमीटर पर आवर को आपको पहले तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना। ठीक है? किलोमीटर पर आवर को पहले तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेना। 5 मिनट है, मिनट को भी आप सेकंड में कन्वर्ट कर लेना। अब ये कह रहा है कि अज़्यूम करो कि एक्सेलरेशन कैसा है? यूनिफ़ॉर्म है। क्या फाइंड आउट करना है आपको? एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है और डिस्टेंस ट्रेवल्ड। जो ट्रेन ने जो इस वेलोसिटी को अटेंड करने तक जो डिस्टेंस ट्रेवल किया, वो डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करना है। तो पहले क्या करना है आपको? पहले तो एक्सेलरेशन निकालना है। अब जो चीज़ें गिवन है वो ले लो कि आपके पास इनिशियल स्पीड है, रेस्ट से चली थी, इनिशियल स्पीड क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। फाइनल स्पीड आपकी 72 किलोमीटर पर आवर, जो कि 20 मीटर पर सेकंड हो जाएगी आपकी। ये चीज़ मौजूद है आपके पास। टाइम जो है इनिशियल स्पीड से फाइनल जो स्पीड है उसके बीच का टाइम जो है 5 मिनट है, तो वो कितना हो गया आपका? सेकंड में कन्वर्ट करोगे तो 300 सेकंड हो गया आपका। ठीक है? अब निकालना है आपको एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है a = v - u/t। जो भी चीज़ें हैं आपके पास फॉर्मूले में रख दो। फाइनल स्पीड है 20, ठीक है? इनिशियल स्पीड है आपकी 0 और टाइम है 300 सेकंड, वो रख दो, तो आपका जो है एक्सेलरेशन आ जाएगा 1/15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है? डिस्टेंस निकालनी है आपको। डिस्टेंस जो है 2 फॉर्मूले में, बाद के जो 2 फॉर्मूले थे ना हमारे, उन दोनों में डिस्टेंस निकाल सकते हैं। जो तीसरा फॉर्मूला था हमारा 2as = v2 - u²। सॉरी 2as = v²-u²। तो इस फॉर्मूले में भी जो वैल्यू है, इस फॉर्मूले में हमको a एक्सेलरेशन चाहिए, एस निकालना है, वी हमारे पास है, यू हमारे पास है। एक्सेलरेशन हमने निकाल ही लिया, तो एक्सेलरेशन रख देंगे, कितना है? 1/15 है, तो वो रख दो 2 × 1/15 × s फाइनल स्पीड कितनी है हमारी? 20 मीटर पर सेकंड, तो 20 का स्क्वायर हो जाएगा। और यू जो है हमारा 0 है, तो उसको लिखने की जरूरत है नहीं। और इसको इधर उधर करना आपको पता ही है, करके आप जो है ये डिस्प्लेसमेंट निकाल दोगे, जो कि है 3000 मीटर। ठीक है? दूसरा वाला फॉर्मूला है, चाहे तो उसमें भी रख सकते हो, उसमें भी ये सारी चीज़ें रखने में आ जाएगी। s = ut + 1/2 at²। टी कितना है हमारा? 300 सेकंड है। टी कितना है हमारा? 300 सेकंड है। यूटी में यू जो है आपका 0 है, तो ये सारी वैल्यू 0 हो जाएगी यूटी वाली, है ना? तो बाकी बचा आपका 1/2 at²। ए कितना है आपका? 1/15। तो वो सब चीज़ें रख के भी अगर आप करोगे तो भी 3000 मीटर आपका डिस्टेंस आ जाएगा। तो बड़ा सिंपल है। फॉर्मूले आपको याद है, तरीका आपको याद है, तो आप आराम से निकाल सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट न्यूमेरिकल देख लो आप। एक बस जो है वो रेस्ट से मूव कर रही है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ में। क्या दिया हुआ है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ में। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कितना दिया हुआ है इसने? 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया हुआ है इसने यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है? क्या क्या फाइंड आउट करना है आपको? जो स्पीड अक्वायर की उसने, यानी कि फाइनल स्पीड, बाद की स्पीड जो है वो अक्वायर की, वो करनी है आपको। और आपको डिस्टेंस, ट्रेवल डिस्टेंस, इनिशियल स्पीड से फाइनल स्पीड तक का जो ट्रेवल डिस्टेंस है वो आपको पता करना है। तो बस जो है रेस्ट पे थी, रेस्ट पे जो है यू इनिशियल स्पीड क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। टाइम कितना दिया हुआ है इसने? टाइम जो है 2 मिनट दिया हुआ है,
कितना दिया हुआ है, 2 मिनट दिया हुआ है, 2 मिनट में ये एक्सेलरेशन पाया ना इसने, 2 मिनट जो है टाइम दिया हुआ है इसने। तो ये भाई साहब के लिए हम जो है पहले तो क्या निकालेंगे, फाइनल स्पीड निकालनी है, जो स्पीड एक्वायर की है इसने, क्या निकालना है, v निकालना है हमको। तो हम सिंपल पहली वाली इक्वेशन में लगा सकते हैं। पहली वाली इक्वेशन मैंने बताया था आपको, एक तरह से एक्सेलरेशन का ही फॉर्मूला है, एक तरह से एक्सेलरेशन का ही फॉर्मूला ही है। तो यहाँ पे सारी चीजें रख देंगे, u आपका 0 है, a आपका दिया हुआ है 0.1 है ना, 0.1 का मतलब क्या हुआ, 1/10 हो गया। t आपका दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है आपका, 2 मिनट दिया हुआ था, 2 मिनट का मतलब क्या हो गया, 120 सेकंड हो गया। तो सब चीजें रख देंगे तो फाइनल स्पीड आपको मिल जाएगी 12 मीटर पर सेकंड। क्लियर हो गया, ठीक है। डिस्टेंस ट्रेवल आप निकाल दोगे तो दो फॉर्मूले हमारे पास, 2as, इसमें भी s का मतलब क्या है, डिस्टेंस है, तो यहाँ पे से भी निकाल सकते हैं, और v2 भी हमारे पास है, और v स्क्वायर भी हमारे पास है, और u स्क्वायर भी हमारे पास है। u क्या है, 0 है, इन्हें रेस्ट में थी ना, तो u 0 हो गया तो v स्क्वायर बचा। तो v कितना आया हमारे पास, 12 मीटर पर सेकंड आ गया। तो यहाँ से हम जो है इस फॉर्मूले में रख के निकाल सकते हैं। सेकंड वाले फॉर्मूले में भी हम रख सकते हैं, सेकंड वाले फॉर्मूले में भी रख सकते हैं, आपको मिलेगा जो डिस्टेंस ट्रेवल है तो मिलेगा 720 मीटर। क्लियर हो गया, बिल्कुल इजी इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ स्टोन इज थ्रोवन इन अ वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन, यानी कि किसी पत्थर को हमने वर्टिकली ऊपर की डायरेक्शन में फेंका है, वेलोसिटी है इसकी 20 मीटर पर सेकंड। किस वेलोसिटी से फेंका, 20 मीटर पर सेकंड। तो यानी कि शुरुआती जो वेलोसिटी है, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी 20 मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट है आपका, इफ द एक्सेलरेशन ऑफ द स्टोन ड्यूरिंग इट्स मोशन इज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन कितना है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, यानी कि जो पत्थर फेंका है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में, पत्थर किधर फेंका है, अपवर्ड डायरेक्शन में, एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, तो अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कब होता है, जब वेलोसिटी डिक्रीज होती है, जब वेलोसिटी डिक्रीज होती है तब जो है एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में होता है। समझना मेरी बात को। अब ये आगे कह रहा है, व्हाट विल बी द हाइट अटेंड बाय द स्टोन, यानी कि पत्थर के द्वारा क्या हाइट जो है अटेंड की जाएगी। तो एक क्वेश्चन तो ये हो गया, एंड हाउ मच टाइम इट विल टेक टू रीच देयर, और उस हाइट तक पहुंचने के लिए उसको कितना टाइम लगा, उसको कितना टाइम लगा। तो भैया समझो कि पहले तो आपने पत्थर को ऊपर की तरफ फेंका, ऊपर की तरफ फेंका, किस स्पीड से फेंका, 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से फेंका। ठीक है, वेलोसिटी की अपोजिट डायरेक्शन में जो है एक्सेलरेशन कितना है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और अपोजिट डायरेक्शन में तो नेगेटिव होगा, एक्सेलरेशन क्या होगा, नेगेटिव होगा। गाड़ी की स्पीड कम होती है तो नेगेटिव एक्सेलरेशन लगाता है ना, वैसे ही है ना। ठीक है, तो ये पत्थर एक हाइट तक पहुंचेगा, उस हाइट के बाद से वो वापस आएगा, वापस आना अलग बात है, पर एक हाइट के पास जाके कहने वाला पत्थर रुक गया, वो वापस आया वहां से, वेलोसिटी जो है एक जगह जाके खत्म हो गई, फिर वहां से नीचे आया। नीचे आने के बाद हम यहाँ पे कहीं पे भी नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं कि नीचे से ऊपर गया, उस टाइम की बात कर रहे हैं। तो वेलोसिटी एक जगह 0 हो जाएगी, तो ये हो जाएगी वेलोसिटी, यानी कि फाइनल वेलोसिटी जो है आपकी 0 हो जाएगी, यानी कि v जो है 0 हो जाएगा आपका। तो ये हाइट और डिस्टेंस, सॉरी हाइट जो है वो डिस्टेंस के इक्वल ही है यहाँ पे। तो ये पता करने का कह रहा है और टाइम पता करने का कह रहा है। तो सबसे पहले तो टाइम पता कर लो। तो आपके पास क्या क्या चीजें हैं, जो भी घर में जितने भी मसाले हैं वो देख लो। v जो है, v इज इक्वल टू 0 है आपके पास, u इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकंड है, और a इज इक्वल टू -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है आपका। तो t निकालना है पहले तो आपको। तो t कौन से फॉर्मूले से मिल सकता है आपको, जहाँ पे ये सब मसाले रख सकते हैं, v इज इक्वल टू u प्लस at, एक्सेलरेशन वाला फॉर्मूला यही है कि दो आपकी जो आपका फर्स्ट इक्वेशन है वहाँ पे ये सब रख दो, सब रख दोगे, v रख दोगे, u रख दोगे, a रख दोगे, तो आपको t मिल जाएगा, जो कि मिला आपको 2 सेकंड। क्लियर हो गया। फिर आपको पता करना है s, s का मतलब डिस्टेंस पता करना है आपको, डिस्टेंस या हाइट पता करनी है। तो हाइट भी आप आराम से पता कर सकते हो, जो आपका थर्ड वाला फॉर्मूला है, 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ठीक है, तो v कितना है आपका, v तो 0 है, u जो है आपका 20 है, a जो है आपका पता ही है आपको, a कितना है, -10 है ना। तो वो सब वैल्यू रख देंगे तो आपकी s मिल जाएगी। क्लियर। नेक्स्ट है आपका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होता है, कोई ऑब्जेक्ट जो है किसी सर्कुलर पाथ में यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करता है, यूनिफॉर्म स्पीड से किसी सर्कुलर पाथ में ऑब्जेक्ट जो है मूव करता है, इसको बोलते हैं हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। जैसे कि ये बच्चा कोई धागे से पत्थर बांध के गोल गोल घुमा रहा है, तो ये भी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन रहेगा, गोल गोल घूम रहा है ना, सर्कुलर मोशन रहेगा। ठीक है, मून जो है, चंद्रमा जो है, अर्थ के चारों ओर जो है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में चक्कर लगाता है, तो वो भी एक एग्जाम्पल हो गया। आपका जो फैन है, आपका जो सीलिंग फैन होता है ना, छत का पंखा, वो भी उसका जो बीच का एक्सिस होता है उसके चारों तरफ जो है उसकी ब्लेड घूमती है, तो वो भी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का एग्जांपल हो गया। और इसमें सबसे समझने वाली बात यह है कि इसमें यूनिफॉर्म स्पीड रहती है, स्पीड यूनिफॉर्म मान लो या कांस्टेंट मान लो, जैसे कि 50 मीटर पर सेकंड मान लो, 100 मीटर पर सेकंड मान लो, तो ये जो है क्या रहेगी, यूनिफॉर्म रहेगी। ठीक है, आई बात समझ में।
नेक्स्ट है आपका, इसमें कुछ जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये बहुत जरूरी है पढ़ना, बहुत जरूरी है समझना, ध्यान देना बिल्कुल आराम से, कि इसमें क्या होता है, जो स्पीड है ना वो कांस्टेंट रहती है। स्पीड को कांस्टेंट बोल दो या यूनिफॉर्म बोल दो, मैंने बोला ना 50 मीटर पर सेकंड, तो मान लो कि भाई 50 मीटर पर सेकंड पूरा चक्कर लगाने में इतनी स्पीड रह रही है, कांस्टेंट रह रही है, यूनिफॉर्म रह रही है। तो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, इक्वल डिस्टेंस को इक्वल टाइम इंटरवल में कवर करेगा। यही बात है ना, यूनिफॉर्म मोशन इसी को कहते हैं, इक्वल डिस्टेंस को इक्वल टाइम इंटरवल में कवर करना। और वो कब होगा, जब स्पीड जो है सेम होगी, कांस्टेंट होगी, या फिर यूनिफॉर्म बोलते हैं, यूनिफॉर्म होगी। अच्छा, इसमें जो है क्या होता है, अभी तो हम स्पीड की बात करें, अगर वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होता है वो भी सेम रहता है। वेलोसिटी का अगर हम वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड या फिर स्पीड बोल दो, स्पीड जो है वो सेम रहेगी। ऐसा नहीं कम ज्यादा हो रही है, कम ज्यादा हो रही है, नहीं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में सेम रहेगी। अगर स्पीड 50 मीटर पर सेकंड है तो जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है वो भी 50 मीटर पर सेकंड ही रहेगा। लेकिन फिर भी इसमें वेलोसिटी चेंज होती है, फिर भी इसमें वेलोसिटी चेंज होती है। अब जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो चेंज नहीं होता, लेकिन वेलोसिटी के पास होती है डायरेक्शन भी, वेलोसिटी के पास डायरेक्शन भी होती है। तो इस सर्कुलर मोशन में क्या होता है, जो डायरेक्शन होती है ना, वो डायरेक्शन जो है कंटिन्यूस चेंज होती है, कंटिन्यूस चेंज होती है। सर्कुलर मोशन में डायरेक्शन जो है कंटिन्यूस चेंज होती है। अब स्ट्रेट लाइन होती तो डायरेक्शन चेंज नहीं होती, पर ये सर्कुलर मोशन है, यहाँ पे डायरेक्शन जो है कंटिन्यूस चेंज होगी। और इस डायरेक्शन को हम कैसे दिखाएंगे, वेलोसिटी की डायरेक्शन को यहाँ पे हम टेंजेंट से दिखाएंगे। किससे दिखाएंगे, टेंजेंट। टेंजेंट क्या होता है, जैसे सर्कुलर पाथ है, इस पाथ पे किसी भी पॉइंट पे, किसी भी पॉइंट पे आप जो है एक जो है ना टेंजेंट लाइन खींचते हो ना, तो वो जो है डायरेक्शन को दिखाती है किसी पॉइंट पे। मान लो इस पॉइंट पे, ये जो मैंने किया, इस पॉइंट पे आपको वेलोसिटी की डायरेक्शन बतानी है, तो यहाँ पे एक टेंजेंट लाइन बना देंगे। इसी तरह इस पॉइंट पे अगर हमको वेलोसिटी की डायरेक्शन बतानी है तो यहाँ पे हम एक टेंजेंट लाइन खींच देंगे। तो इस तरह से वेलोसिटी की डायरेक्शन जो है कैसे बताते हैं, टेंजेंट लाइन से बताते हैं। और ये जो टेंजेंट लाइन होती है परपेंडिकुलर होती है रेडियस के, रेडियस की जो लाइन होती है ना, रेडियस की लाइन कैसे होती है, यहाँ से सर्कुलर पाथ से लेकर सेंटर तक होती है ना। और ये टेंजेंट लाइन जो है उसके परपेंडिकुलर होती है, यानी रेडियस की लाइन और टेंजेंट की लाइन जो है 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो डायरेक्शन को हम इस तरह से दिखा सकते हैं। और वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो तो कांस्टेंट होगा ही सही, वो तो जो स्पीड होगी उतना ही मैग्नीट्यूड होगा वेलोसिटी का। तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। नेक्स्ट कुछ पॉइंट है इसमें, कि जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है ये एक्सिलरेटेड मोशन होता है। एक्सिलरेटेड मोशन क्यों बोला हमने, क्योंकि इसमें एक्सिलरेशन हो रहा है। इसमें एक्सिलरेशन होने का मतलब ये है कि भले ही आपकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो चेंज नहीं हो रहा हो, लेकिन डायरेक्शन तो चेंज हो रही है। तो अगर डायरेक्शन भी चेंज हो रही है तो हम ये कहेंगे कि वेलोसिटी चेंज हो रही है। अगर डायरेक्शन चेंज हो रही है तो हम ये बोलेंगे कि वेलोसिटी चेंज हो रही है। और चेंज इन वेलोसिटी ही तो एक्सिलरेशन होता है। चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। इसलिए क्या है, एक एक्सिलरेटेड मोशन है। ठीक है, किसकी वजह से, डायरेक्शन में चेंज होने की वजह से। किसकी वजह से, चेंज इन डायरेक्शन, डायरेक्शन में चेंज होने की वजह से। जबकि इसमें स्पीड जो है कांस्टेंट रहती है, स्पीड जो है कांस्टेंट रहती है। ठीक है, आई बात समझ में। कांस्टेंट का मतलब, बहुत सारे बच्चे कभी कांस्टेंट कहते हैं रुक गई, जीरो हो गई। अरे भैया कांस्टेंट का मतलब जो स्पीड है वही है ना, 50 मीटर पर सेकंड है तो 50 मीटर पर सेकंड। ठीक है, आई बात समझ में। अच्छा, एक रिमाइंडर है इसमें कि जो स्ट्रेट लाइन यूनिफॉर्म मोशन होता है, यूनिफॉर्म मोशन जानते हो आप, अगर वो स्ट्रेट लाइन में हो रहा है तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोलेंगे उसको। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के केस में वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी सेम रहता है और डायरेक्शन भी सेम रहती है ना। यूनिफॉर्म वेलोसिटी के केस में मैग्नीट्यूड भी सेम रहता है, डायरेक्शन भी सेम रहता है। तो उस केस में क्या होता है, वेलोसिटी में कोई चेंज हुआ ही नहीं, ना तो डायरेक्शन का चेंज हुआ ना मैग्नीट्यूड का चेंज हुआ। तो वहां पे क्या होता है, एक्सेलरेशन जो है जीरो होता है। एक्सेलरेशन क्या होता है, जीरो होता है। और इसको बोलते हैं नॉन एक्सिलरेटेड मोशन। क्या बोलते हैं हम इसको, नॉन एक्सिलरेटेड मोशन। लेकिन जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है इसके केस में तो डायरेक्शन में चेंज हो रहा है, चेंज इन डायरेक्शन हो रहा है, तो ये एक्सिलरेटेड मोशन रहेगा। आई बात समझ में, क्लियर हो गया होगा बहुत आराम से। नेक्स्ट है आपका, अब जो है इसमें हम कैलकुलेशन कैसे करेंगे, फॉर्मूला कैसे देंगे, उसकी बात समझते हैं। तो जो सरकमफेरेंस होती है सर्कल की, जो सरकमफेरेंस जानते ही हो आप, सरकमफेरेंस। ठीक है, अच्छा, सरकमफेरेंस जो है सर्कल की, इसका रेडियस अगर r गिवन है तो आपको जो सरकमफेरेंस किससे दे सकते हैं, आप 2πr से दे सकते हैं। अगर सर्किल की रेडियस जो है r से दी है तो सरकमफेरेंस को आप 2πr से दे सकते हैं, पता है सबको। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट टी सेकंड में कोई एक चक्कर पूरा करता है सर्कुलर पाथ का, तो हम जो है स्पीड कैसे बताएंगे। अच्छा, स्पीड कैसे बताते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम से बताते हैं। तो यहाँ पे डिस्टेंस क्या हो गया, सरकमफेरेंस से डिस्टेंस हो गया, और टाइम जो है पूरे चक्कर में एक लगा, उसको टी लिया हमने। यहाँ पे डिस्टेंस क्या हो गया, सरकमफेरेंस हो गया, जो कि 2πr है, टाइम हमने टी लिया। तो हम यहाँ पे जो स्पीड है, स्पीड को हमने v से डिनोट किया है यहाँ पे। तो स्पीड कैसे लेंगे हम, इज इक्वल टू 2πr अपॉन टी। 2πr ही डिस्टेंस है ना, 2πr अपॉन टी, वही फॉर्मूला हो गया, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पे कर सकते हैं। अच्छा, ये तो हो गया आपका 9th का खत्म, यहाँ से तो हो गया आपका 9th का खत्म। अब इसमें एक पॉइंट है सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। इस केस में यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के केस में जो एक्सीलरेशन होता है उसको हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। पर ये चीज आपके 11th क्लास में जाके आएगी।
कहाँ आएगी, 11th क्लास में जाके आएगी। एक हल्का सा पर इसका इंट्रोडक्शन देते हैं हम कि इस केस में जो एक्सेलरेशन है इसको हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोलते हैं। ज्यादा जोर देने की जरूरत नहीं है दिमाग पे, अभी नहीं है आपकी क्लास में, पर बस ये समझने के लिए कि इसको हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोलते हैं। और ये जो है सेंटर की तरफ एक्ट करता है। एक्सेलरेशन किधर एक्ट करता है? यहाँ पे सेंटर की तरफ एक्ट करता है, ठीक है। और अगर इसका फॉर्मूला देना हो तो ए इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर से हम इसका फॉर्मूला दे सकते हैं। हालांकि आपकी बुक में नहीं है, पर ये सब आगे जाके जो है 11th में आएगा। क्लियर हो गया? ठीक है। तो नेक्स्ट है आपका, अब एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं इसमें। तो कोई आर्टिफिशियल सैटेलाइट है जो कि मूव कर रही है सर्कुलर ऑर्बिट में, ठीक है, जिसका रेडियस, इस सर्कुलर ऑर्बिट का रेडियस कितना है? 42,250 किलोमीटर। कितना है रेडियस? 42,250 किलोमीटर है इसका। क्या कैलकुलेट करना है आपको? स्पीड कैलकुलेट करनी है। अच्छा, जो एक सर्कल पूरा करने में टाइम कितना ले रहा है ये? 24 आवर ले रहा है। तो यहाँ पे किलोमीटर दिया हुआ है और हावर दिया हुआ है, किलोमीटर दिया हुआ है और हावर दिया हुआ है। स्पीड पता लगानी है तो स्पीड को आप जो है किलोमीटर पर आवर में निकाल सकते हो। रेडियस दिया हुआ है, रेडियस से आप जो है वो सरकमफेरेंस निकाल सकते हो ना, रेडियस से सरकमफेरेंस निकाल सकते हो 2πr से। तो यहाँ पे हमने या सरकमफेरेंस का फॉर्मूला डायरेक्ट रख दिया हमने, 2 इंटू पाई इंटू आर की जगह क्या ले लिया आपने? रेडियस ले लिया, 42,250 किलोमीटर। तो 2 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 होती है, ये लिख दिया। और नीचे जो टाइम लिख दिया 24 आवर। तो ये कितना हो गया? 11,055 किलोमीटर पर आवर जो है ये हो गया इसकी स्पीड, जो सैटेलाइट है उसकी स्पीड होगी। अगर इसको हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना चाहें तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बता रखा है पहले, ठीक है। तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। अच्छा, इसमें चैप्टर में एक जगह आया था फ्री फॉल। फ्री फॉल जो है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का जो है एग्जाम्पल है। कैसे इसको हल्का सा समझ सकते हैं, ज्यादा डिटेल में तो नहीं है आपके, पर इसको हल्का समझ सकते हैं। जो फ्री फॉल होता है किसकी वजह से होता है? ग्रेविटी की वजह से होता है। कोई चीज आपने ऊपर से छोड़ दी, कोई एप्पल गिरा, कोई चीज गिरी, तो किसकी वजह से गिरेगी? किसकी वजह से वो नीचे की तरफ गिरती है? ग्रेविटी की वजह से गिरती है, ठीक है। और अगर हम एयर का जो रेजिस्टेंस है भाई, उस पे एप्पल पे या कोई चीज पे जो एयर टकरा रही होगी ना, अगर उसका एयर का जो रेजिस्टेंस है उसको अगर इग्नोर कर देते हैं, उसको कुछ नहीं, जीरो मान लेते हैं हम, तो हम ये समझते हैं कि जो अर्थ है वो कंटिन्यू खींचती जा रही है, उसको कंटिन्यू खींचती जा रही है। तो इस केस में जो लगता है ना एक्सीलरेशन, वो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन लगता है। यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मतलब कि फिक्स एक्सीलरेशन, सेम एक्सीलरेशन। जैसे 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो भी है, पर पूरे मोशन के दौरान फिक्स, पूरे मोशन के दौरान फिक्स एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे ग्रेविटी की वजह से जो किसी ऑब्जेक्ट पे जो एक्सेलरेशन लगता है, पहला तो ये जो ग्रेविटी की वजह से जो एक्सेलरेशन लगता है ना, उसको हम जी से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? जी से डिनोट करते हैं। और इसकी वैल्यू हमेशा कितनी होती है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कोई ऑब्जेक्ट गिरता है, फ्री फॉल करता है, तो उस पर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन लगता है। किसकी वजह से लगता है? अर्थ की ग्रेविटी की वजह से लगता है। और इस यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की वैल्यू हमेशा होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो है फ्री फॉल जो है एक तरह का यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है। और हम ये समझते हैं कि अगर जैसे 1 सेकंड में, अब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में आपको पता है जितना यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है, हर सेकंड जो है स्पीड उतनी बढ़ती जाती है, स्पीड या वेलोसिटी बोल लो, वो उतनी बढ़ती जाती है। तो अगर पहले सेकंड जो है स्पीड जो है 9.8 मीटर पर सेकंड है, तो दूसरे सेकंड 19.6 हो जाएगी, तीसरे सेकंड 29.4 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। तो इस तरह से वेलोसिटी जो है कांस्टेंट रेट से, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, वेलोसिटी कांस्टेंट रेट से इंक्रीज होती है। इसी को बोलते हैं हम कांस्टेंट एक्सेलरेशन या यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो फ्री फॉल वाला केस समझ में आया? आ गया होगा बिल्कुल, अपन ने सारा पढ़ा ही हुआ है, क्यों नहीं आएगा, है। तो बच्चा पार्टी, यहाँ पे आपका जो है चैप्टर खत्म हो गया है, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, ठीक है। अच्छा, ये आपका जो है एक छोटी सी बात जो आपकी बुक में नहीं है, बस जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूँ। मैंने बोला भी था आपको बीच में कि बताऊंगा ये, कि जो आपका एवरेज वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है u प्लस वी या v प्लस यू अपॉन 2 यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के केस में, ठीक है। और सभी केस के लिए जो आपका एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम होता है। तो ये दोनों आपस में बराबर होने चाहिए जब दोनों केस, अब जब ये सभी केस में टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम जो है सभी केस में वैलिड है, तो ये v प्लस यू अपॉन 2 भी इसके इक्विवेलेंट होना चाहिए ना, ऐसा होना चाहिए। तो इसको प्रूव करते हैं हम, बुक में नहीं है, आपको करने की भी जरूरत नहीं है, बस जस्ट आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूँ। आपको नहीं करना हो तो बिल्कुल मत करें, ध्यान रख लें। तो अगर करना हो, देखना हो तो देख सकते हैं। आपको जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के केस में आपकी जो 3 इक्वेशन थी, इक्वेशन ऑफ मोशन, तो उसमें जो डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन थी उसको हमने मान लिया इक्वेशन फर्स्ट मान लिया, ठीक है। उसको दोनों तरफ आपने टी से डिवाइड कर लिया, टी से डिवाइड कर लिया तो एस अपॉन टी हो गया इधर, तो और इधर हो गया यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर अपॉन टी, ठीक है, यही हो गया। तो नेक्स्ट आपका जो यहाँ पे जो अपॉन में टी आया उससे टी स्क्वायर का एक टी कट जाएगा, ये कट जाएगा एक,
तो इधर बचेगा u प्लस 1/2 at, ठीक है। अच्छा, आपका जो एवरेज वेलोसिटी होता है वो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम होता है। आपका जो एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम होता है। तो यहाँ पे s अपॉन t को हम टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम मान सकते हैं ना। तो s अपॉन t की जगह हम लिख सकते हैं एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी तो ये हो गया इज इक्वल टू u प्लस 1/2 at। इसको हमने इक्वेशन सेकंड मान लिया, ठीक है। नेक्स्ट अगर जो है हमारा जो एक्सेलरेशन की जो इक्वेशन फॉर्मूला क्या होता है? a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी। इसको हमने इक्वेशन सेकंड में रख दिया, जहाँ पे a की वैल्यू है ना वहाँ पे रख दिया। तो रखेंगे तो क्या आ जाएगा? एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू u प्लस 1/2 और a की जगह हमने रख दिया v माइनस यू अपॉन टी इंटू टी। तो t से t तो कट गया भैया, t से t तो कट गया ना, ठीक है। इधर बचा u प्लस v माइनस यू अपॉन टी, ठीक है। यहाँ पे हम एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेने पे अपॉन 2 हो जाएगा, अपॉन 2 हो जाएगा तो इधर क्या हो जाएगा? इधर हो जाएगा 2u प्लस v माइनस यू हो जाएगा। 2u में से माइनस यू को हम माइनस कर सकते हैं ना, तो इधर केवल 1u बचेगा, तो बचेगा u प्लस वी अपॉन 2, जो कि एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला हो जाएगा। किस केस में? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के केस में। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के केस में ही क्यों बोला? क्योंकि हमने यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के केस वाली ही तो इक्वेशन लगाई थी, है ना। तो इस तरह से ये प्रूफ हो गया। आपकी बुक में नहीं है, आपको नहीं करना हो मत करना, बस ये जस्ट थोड़ा सा याद रखना चाहो तो, क्योंकि होता है ना कंफ्यूजन कि सर ये कहाँ से आ गया है फॉर्मूला, तो उसको बताने की कोशिश की है। बाकी पढ़ना आपको इसको जरूरी नहीं है। तो ठीक है, यहाँ पे वीडियो होता है हमारा खत्म, ठीक है। मिलते हैं फिर, है ना।